यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स का यूनिट नंबर फर्स्ट जो है दैट इज फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इस पूरी की पूरी यूनिट को हम आज जो है वो करेंगे रिवाइज। ओवरऑल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो इस अपनी जो बुक है आईबी का जो बुक है इंटरनेशनल बिजनेस का, इसके अंदर टोटल मिला के 8 चैप्टर्स हैं। कितने? 8 चैप्टर। तो टोटल मिला के अगर आईबी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो 8 चैप्टर्स हैं। ओके, और इन 8 चैप्टर को करने में लगभग हमने जो है 48 से लेकर 50 लेक्चर्स जो है वो लगाए थे। अब ये जो हमने पूरा का पूरा टॉपिक किया है, ये जो बुक हमने पूरी की पूरी अपनी पढ़ी थी आईबी की, अब इसको हम लोग जो है वो 2 वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। 2 लेक्चर हम लोग जो इसके ऊपर लगाएंगे और 2 लेक्चर में पूरा का पूरा जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है उसको रिवाइज करेंगे। 4 लेक्चर मतलब 4 जो चैप्टर्स हैं वो फर्स्ट लेक्चर में और 4 जो चैप्टर्स हैं वो सेकंड लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा हम लोग जो वो रिवाइज करेंगे। तो कंप्लीट रिवीजन जो है वो करेंगे हम 2 लेक्चर के अंदर। फर्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, फर्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर इसको 4th को, ठीक है, 8th ने चैप्टर नंबर 1st, 2nd, 4th और 7th को हम पहले ये करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3rd को, 5th को, 6th को और 8th को, ठीक है ना। तो फर्स्ट वीडियो जो है हमारा, जो आज का वीडियो है ये वाला, इसके अंदर हम लोग जो है वो 4 चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1st को, चैप्टर नंबर 2nd को, चैप्टर नंबर 4 को, चैप्टर नंबर 7th को। ओके, और जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3rd, 5th, 6th और 8th के बारे में। ओके जी, अब शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो है वो पढ़ेंगे जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से आपके बार मुझे लग रहा है कि डेड श्योरिटी है कि क्वेश्चन बनेगा, वो है चैप्टर नंबर 7। जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, इट इज अ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग जो है वो क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे पूरा का पूरा एफटीपी। आपको मैंने अभी एफटीपी का एक क्लास एक्स्ट्रा और डाल के दिया था। जो अभी नया जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के बारे में, तो वो भी पढ़ेंगे। और जो पुराना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो भी पढ़ के जाना पड़ेगा। पहले ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, फिर पढ़ेंगे चैप्टर 1, फिर पढ़ेंगे चैप्टर 2 और फिर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में। ओके जी सर, तो आप बस अपना जो है वो बुक खोल के बैठ जाओ, बुक खोलो और अपना पेजेस मैं बोलता जाऊंगा और पेजेस आप पढ़ते रहना। पूरा का पूरा आपका ये जो बुक है वो पूरा का पूरा आपका गो थ्रू हो जाएगा। ओके जी सर, तो अभी पहले जो है वो 4 चैप्टर अपने को आज की वीडियो में निपटाना है। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 7 से। ओके, चैप्टर नंबर 7 को शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। अगर आप लोग जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग दिसंबर 2023 में एंटीनेट का जो पेपर होना उसके लिए, तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। जो हमारा ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको हम लोग जो है प्रोवाइड करवाएंगे आपके घर पे बैठे बैठे पेपर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स, और अगर आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तो मैनेजमेंट भी, ठीक है। हम लोग जो सेपरेट कोर्सेज जो अवेलेबल करवाते हैं जिसमें आपको आपके घर पे बैठे बैठे जो है दोनों पेपर के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर। यूनिट वाइज जो है वो हमने बना रखा है। आप यूनिट ओपन करेंगे हमारी एप्लीकेशन में जाकर के, उसमें चैप्टर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज जो है हमने सब कुछ बना रखा है, ठीक है। फिर आपको मिलेगा सारा का सारा स्टडी मेट हार्ड कॉपी में। जैसे ये हमारा फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट का हमारा बुक है। इस तरीके से 10 किताबें हैं पेपर नंबर 1 की और 10 किताबें हैं पेपर नंबर 2 की, ये सब आपको मिलेगा। प्लस में आपको जो है वो मिलेंगे रिवीजन करने के लिए रिवीजन के वीडियो हर यूनिट का, जैसे अभी हम कर रहे हैं आईबी का। इस तरीके से सारी रिवीजन वीडियोस आपको जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे हमने नंबर दिया हुआ, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कोर्सेज के रिगार्डिंग। हमारी मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप के ऊपर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। आप अपने टाइम के हिसाब से जब आपका मन करे आप वो लेक्चर्स लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने हर चीज को फ्रेम किया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कीजिए कोर्स के रिगार्डिंग। बाकी डेमो के वो बहुत सारे लेक्चर हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाले हुए हैं, तो आप वहां पर देखकर भी जज कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक का। सबसे पहले आज जो है वो हम शुरुआत करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 दैट इज द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो आइए शुरुआत करते हैं। चलिए अब जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 को। चैप्टर नंबर 7 जो है वो है अपना एफटीपी का। एफटीपी बोले तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब आपको मैंने यहाँ पे एक तो अपने चैप्टर नंबर 7 जो अपनी बुक के अंदर है, ये अपने बुक के अंदर चैप्टर नंबर 7 दिया हुआ है वो पढ़ना है, और साथ में अपने को जो है वो पढ़ना था क्या, इस बार जो अमेंडमेंट हुई है, मतलब एक
अप्रैल 2023 को जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है तो वो भी अपने को पढ़ के जाना है। तो उसका मैंने लेक्चर जो है वो बनाकर डाल दिया था, उसका पीडीएफ भी मैंने आपके साथ में जो है वो शेयर कर दिया था। अब आइए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ते हैं, क्योंकि चांसेस जो है वो ये लग रहा है कि शायद नया एफटीपी से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नया जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके बारे में थोड़े बहुत जो है वो टॉपिक पढ़ते हैं। देखो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उसका पीरियड क्या है। तो पहले तो ये सब नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन पुराने वाली क्या थी और कब तक के लिए थी। वो पुराने वाली जो एफटीपी थी वो थी अपनी कौन सी, पुराने वाली एफटीपी थी 2015-20 की। 15-20 का मतलब जो स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2015 से, और उसका जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा था 31 मार्च 2020 को। बट कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने उसको जो है वो क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, और उसको 30 सितंबर 2021 तक क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया था। फिर फर्दर 1 साल के लिए गवर्नमेंट ने उसको दोबारा जो है वो क्या कर दिया था, एक्सटेंड। और उसके बाद में जो है 1 अक्टूबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2022 से गवर्नमेंट ने उसको फर्दर 6 महीने के लिए दोबारा जो है वो क्या कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था। तो अगर बात करते हैं तो ये जो अपनी 15-20 की जो पॉलिसी थी, ये 15-20 वाली जो हमारी पॉलिसी थी, ये पॉलिसी हमारी चली है कब तक, ये 31/3/2023 तक। हालांकि इसका टेन्योर पहले खत्म हो गया था, लेकिन 31/3/2023 तक ये पॉलिसी जो है वो चली है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने जो वो क्या किया, तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसने नया एफटीपी 2023 को जो है वो क्या किया है, लॉन्च किया, और जो इफेक्टिव हो चुकी है कब से, वो हो चुकी है 1 अप्रैल 2023 से। तो 1 अप्रैल 2023 से हमारी नई जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो हमारी इफेक्ट के अंदर आ चुकी है, ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नई जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है उसका पीरियड क्या है। सर ये तो आपने बता दिया कि वो 1/4/2023 से स्टार्ट हो गई है, इसका एंडिंग पीरियड जो है वो बता दो सर एक बार, एंड ये कब होगी, क्योंकि एफटीपी जनरली आपने ये बताया कि हर 5-5 साल के अंदर गवर्नमेंट जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लाती है। यस, गवर्नमेंट हर 5-5 साल में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाती है, बट ये जो नई एफटीपी निकाली इसका कोई टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमने एफटीपी आपको जो है वो नई वाली दे दी है, अब अगर इसमें जो भी अमेंडमेंट हो गया वो हम साथ के साथ करते रहेंगे, और इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा वो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है हमें भी उसका टाइम पीरियड नहीं पता है। तो अब जो है वो क्या है, जो नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आया था, तो पहली बात तो ये नई एफटीपी के बारे में आपको मैंने क्या बताया था कि नई जो एफटीपी है वो लॉन्च हुआ 1 अप्रैल 2023 से आपके फोर्स के अंदर आ गया है। एफटीपी जो है वो क्या है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर टाइम टेस्टेड स्कीम्स जो है वो बता रखी हैं जो फैसिलिटेट करेंगे आपकी किसको, एक्सपोर्ट को। ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव थे नई एफटीपी का। सबसे पहले इंटीग्रेट करना इंडिया को विद किससे, ग्लोबल मार्केट से। हमारी जो है ये आशा है कि हम लोग जो है वो 2047 तक 2047 तक जो है वो हम लोग डेवलप्ड कंट्री के डेवलप जो नेशंस हैं उनके रेस के अंदर हम आ जाएंगे। ओके, तो तब तक हम लोग जो है वो करना चाहते हैं क्या, जो ग्लोबल मार्केट है, जो वर्ल्ड मार्केट है, उसके साथ इंडिया को भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो जो नया एफटीपी है उसके अंदर सारे ऐसे प्रोविजन जो है वो डाले गए हैं ताकि हम लोग जो है वो कंधे से कंधा मिला के चल सके पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में। दूसरा, टू बिल्ड ए फ्यूचर रेडी इंडिया, हम लोग जो है वो क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर रेडी इंडिया को जो है वो बिल्डअप करना चाहते हैं ताकि इंडिया जो है वो टॉप एक्सपोर्टिंग नेशंस के अंदर इंडिया की गिनती हो सके। तीसरा, क्रिएट करना चाहते हैं अनेबलिंग इकोसिस्टम, एक इस तरीके का इकोसिस्टम हम लोग जो है वो क्या करेंगे, क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें इंसेंटिव की जगह गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम लोग जो है वो लोगों को प्रमोट करने के लिए कि आप एक्सपोर्ट ज्यादा करो, हम आपको स्कीम्स प्रोवाइड नहीं करेंगे बल्कि आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड जो है वो करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट का अब जो रुख है वो हो गया फैसिलिटेटर का। आगे, टू कोलैबोरेट विद द स्टेट गवर्नमेंट टू ट्रिपल द इंडिया गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट। इंडियन गवर्नमेंट का जो है वो एक जो टारगेट है नई एफटीपी के अंदर वो उन्होंने ये बोला है कि 2030 तक हम इंडिया से गुड्स का एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट जो है उसको $2 ट्रिलियन तक जो है वो लेकर जाएंगे। 1 ट्रिलियन कहां से, गुड्स से, 1 ट्रिलियन कहां से, सर्विसेज से। ठीक है जी। ड्यूरेशन क्या रहेगा एफटीपी का, तो गवर्नमेंट ने यहां पे बोल दिया कि देखो जी नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 को हम लोग जो वो क्या करें, लॉन्च करें, और ये कंटिन्यू रहेगी, मतलब इसका कोई एंडिंग पीरियड नहीं है, 5 साल का सिनेरियो खत्म। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, एंड शैल कंटिन्यू टू बी ऑपरेशन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड और अमेंडेड। जब तक हम इसको अमेंड नहीं करेंगे, जब तक हम जो है वो इसकी जगह पे कोई नई चीज को स्पेसिफाई ना कर दे, तब तक पुराने वाले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो चलते रहेगा। ओके, डिटेल क्या एफटीपी का, तो एफटीपी जो है अगर इसमें ये जो पॉलिसी, नया जो पॉलिसी आया है, ये किस प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस है, ये ट्रस्ट और पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है। तो यहां पे जो है वो एक्सपोर्टर को जो है वो ज्यादा तवज्जो जो है वो प्रोवाइड किया गया है। ठीक है जी। की अप्रोच क्या थी, जो हमारा नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो 4 पिलर के ऊपर जो है वो क्या बेस्ड है। पहला पिलर जो है वो क्या, इंसेंटिव टू रेमिशन। अब जो पहले हमारा मेन फोकस था वो था
इंसेंटिव देने के ऊपर। अब हमने क्या कर दिया, इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट ये बोल रही है, इंसेंटिव को अब धीरे धीरे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और बल्कि हम जो है वो किस पे आ जाएंगे, रेमिशन स्कीम्स के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। दूसरा, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, हम लोग जो वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, कैसे, कोलैबोरेशन करके, वेरियस स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इंडियन मिशन या एक्सपोर्टर्स, इनके साथ में कोलैबोरेशन करके हम हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, उसको हम पूरा करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यहां पे बेसिकली जो है वो क्या किया जाएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और जो ई इनिशिएटिव है वो उठाए जाएंगे, जिससे हम लोग जो है वो क्या करना चाहते हैं, हमारा मतलब कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर आके अगर मान लो काम करता है तो वो इजीली कर पाए, उसको कोई भी समस्या ना आए। इमर्जिंग एरिया, ये कुछ इमर्जिंग एरिया बताए और इसके लिए स्पेशल प्रोविजन जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है जी, तो 4 पिलर क्या क्या है वो याद जरूर करके जाना, एग्जाम के अंदर आ सकता है। अब बात आती है गोल या टारगेट जो है वो क्या है, तो हमको मालूम है 2030 तक हम हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक जो है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जिसमें इक्वल प्रोपोर्शन रहेगा। 1 ट्रिलियन तक एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहेंगे गुड्स में और 1 ट्रिलियन तक एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहेंगे किसमें, सर्विसेज में। ठीक है जी, यहां तक तो ओके है। और दूसरा, गवर्नमेंट का एक मेन एम ये भी है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी वर्ल्ड के अंदर ट्रेड हो रहा है तो वो ट्रेड जो है वो हम लोग जो है वो जनरली जो ट्रेड अभी फिलहाल यूएस डॉलर में कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम इंडियन करेंसी को जो है वो इंटरनेशनल करेंसी बनाना चाहते हैं, ताकि जो ट्रेड हो वो किसके अंदर हो, इंडियन रुपीस के अंदर हो। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट का जो है वो क्या है, एक एम है। ठीक है, आप साइलेंट फीचर जो थे नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के वो क्या थे, 2 ट्रिलियन तक अपने को क्या करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना। दूसरा, कंटिन्यू एंड रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क है विद नो एंड डेट, मतलब जो नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसकी कोई भी एंड डेट नहीं है। ओके, मेकिंग रुपी है ग्लोबल करेंसी, रुपीस को हम ग्लोबल करेंसी बनाना चाहते हैं ताकि जितने भी वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेड हो रहा है वो किसके अंदर हो, रुपीस के अंदर भी होना शुरू हो जाए, ताकि इंडियन करेंसी को भी तवज्जो मिलना स्टार्ट हो। मेकिंग इंडिया ट्रेडिंग हब, हम इंडिया को ट्रेडिंग हब बनाना चाहते हैं ताकि बाहर से बहुत सारे लोग आके इंडिया के अंदर जो क्या काम भी करे। डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं और फास्टर प्रोसेसिंग करना चाहते हैं किसका, एप्लीकेशंस का। अमेनिटी स्कीम जो है वो लाई गई है, आगे हमने पढ़ा भी था, जिसके अंदर बेसिकली जो भी आपके टैक्स के लिटिगेशन है, कस्टम ड्यूटी को लेकर के कोई भी अगर आपके लिटिगेशन है तो उसके लिए अमेनिटी स्कीम जो है वो लाई गई है। आपको मैंने बताया था यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसके अंदर ये अमेनिटी स्कीम जो है वो लाई गई है, और जो डायरेक्ट टैक्सेशन था उसमें था विवाद से विश्वास की। ठीक है ना, फिर यहां पे हम लोग जो क्या करेंगे, और 50% रिडक्शन करेंगे थ्रेशोल्ड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टार हाउसेस, तो वो जो स्टार हाउसेस है उनकी जो लिमिट है उसको भी जो है वो क्या किया गया, रिड्यूस। जो पहले था ना 3, 2500, 500, 2000, उसको भी अब रिड्यूस कर दिया गया, 3, 15, अभी हम आगे देखेंगे उसको। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर जो है वो क्या क्या किया, मेन बातें ये सब हमने पढ़ लिया था। अब जो खास खास बातें जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो ये, सबसे पहला टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस जो थे वो क्या थे, ऐसे शहर जहां से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, जहां से पूरे साल के अंदर 1000 करोड़ रुपया उससे ज्यादा का एक्सपोर्ट होता है, तो ऐसे टाउन को बोलते हैं हम लोग क्या, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। तो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के अंदर जो है वो टोटल मिला के 39 टाउन थे हमारे टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के, और उसके अंदर अभी जो वो 4 नए टाउन को जो है वो क्या किया गया, जोड़ा गया। तो 4 नए टाउन जिनका नाम है फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी, उनको डेजिग्नेट किया गया एज TEE, बोल द टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग 39 टाउन। तो पहले से कितने हैं 39, और इसके अंदर जो अभी कितने जोड़ दिए 4, तो टोटल मिला के अब कितने हो गए 43। तो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस जो है उसके अंदर 4 नए टाउन्स को जो है वो क्या किया गया, जोड़ा गया। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, याद करके जाना किस किस को, फरीदाबाद को, मिर्जापुर को, मुरादाबाद को और वाराणसी को। ठीक है, अब ये अगर आपके शहर को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बोल दिया तो अब क्या होगा, तो आपको प्रिविलेज मिल जाएगा। क्या प्रिविलेज मिलेगा कि आप जो है वो क्या कर सकते हो, आपको जब कभी भी गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, कोई भी स्कीम जो है वो इशू करेगी एक्सपोर्टर्स को, तो वो सबसे पहले स्कीम आपको दी जाएगी। ठीक है, अब जब इनको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बोल दिया ना, तो ये क्या करेंगे, ये बूस्ट करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट को। ठीक है जी, अब इसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने जो है वो क्या किया, जो स्टार हाउस कैटेगरी जो थी उसके हमने लिमिट को क्या कर दिया, कम कर दिया, ताकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है हमारे अलग अलग जो कंपनीज हैं जिसको हमने स्टार हाउस का दर्जा दे रखा है उनका वैल्यू और भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, और यहां पे ये बोला गया है ईच वन टीच वन का नारा जो है वो दिया गया, जिसके अंदर जो है हमने क्या किया, जो भी बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये बोल दिया कि आप किसी एक बंदे को, मतलब हर एक्सपोर्टर को हमने ये बोल दिया कि आप जो है हमारे जो और छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो एक्सपोर्टर जो अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, बाहर सामान को बेचना चाहते हैं, तो आप उनको भी जो है वो क्या करेंगे, टीच करेंगे, उनको आप बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो सामान को एक्सपोर्ट किया जा सकता है और किस तरीके से प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। ठीक है ना, तो कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए हमने जो है वो क्या किया, बेसिकली ईच वन टीच वन का जो है वो इनिशिएटिव हमने क्या किया, स्टार्ट किया। तो इसमें हमने
2 स्टार और उससे ऊपर के जो भी स्टेटस होल्डर हैं, जो भी कंपनीज जो 2 स्टार या उससे ऊपर में आती हैं, उन कंपनीज को बोला कि आप जो है वो क्या करेंगे, आप ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे जो भी इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको। इससे फायदा क्या होगा, इससे हमारे पास में जो मैन पावर स्किल है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और जिससे जो है वो क्या होगा कि कंट्री को जो है वो $5 ट्रिलियन तक का जो है वो बेनिफिट होगा, ठीक है जी। इसके बाद है प्रमोशन बेस्ड, तो इसके अंदर तो ये कि एक्सपोर्ट हब जो है इनिशिएटिव उनको जो है वो क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं था। इसके बाद है स्ट्रीमलाइन ये स्कोमेट पॉलिसी, जो भी हमारी स्कोमेट आइटम्स होती है, ड्यूअल यूज की जो आइटम होती है, तो उनके लिए नया पॉलिसी जो है वो लाया गया और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है गवर्नमेंट ने उनको जो है वो क्या किया है, एडॉप्ट किया है, ठीक है। फिर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को जो है वो क्या किया गया है, अब इसमें भी बढ़ाया गया है। पहले जो कंडीशन थी वो थी 25,000 से बढ़ा के 5 लाख किया गया था, अब 5 लाख से बढ़ा के जो है वो कितना कर दिया, 10 लाख। तो ये जो है वो याद करके जाना। अच्छा, पहले तो ये है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम अपना जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, कितना, $200 बिलियन से लेकर के 300 बिलियन तक हम लोग जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं 2030 तक। एक तो ये खास बात है, और इसमें स्पेशल खास बात ये है कि कंसाइनमेंट वाइज जो हमारी लिमिट जो थी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट की वो थी पहले कितनी, 5 लाख, और 5 लाख से बढ़ा के इसको कितना कर दिया, 10 लाख। तो यहां से जो क्वेश्चन आ सकता है कि एज पर द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कंसाइनमेंट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट की जो कंसाइनमेंट लिमिट जो थी वो पहले कितनी थी, 5 लाख, उसको 5 लाख से बढ़ा के जो अब कितना कर दिया, 10 लाख कर दिया। तो याद करके जाना। इसके बाद में है जी आपका ईपीसीजी, तो ये तो आपको मैंने बताया था। ईपीसीजी स्कीम क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तो ईपीसीजी स्कीम जो है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आप बाहर से कोई ऐसी कैपिटल गुड्स को क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, जिससे आप ऐसे सामान को बनाओगे जिसको आपने फ्यूचर में क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो ऐसे गुड्स के ऊपर लगने वाली जो भी ड्यूटी है उस ड्यूटी को हम क्या कर देंगे, माफ कर देंगे, ठीक है। अब उसके लिए स्पेशल बात जो है वो क्या करी गई है, कुछ चेंजेस जो है वो किए गए हैं। पहले ईपीसीजी स्कीम जो है वो अलाउ करती है इंपोर्ट कर सकते हो कैपिटल गुड्स का आइटम, 0 कस्टम ड्यूटी। तो बाहर से जो भी आप कैपिटल गुड्स को क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, आप उसके ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, अगर आप उस कैपिटल गुड्स से, उस मशीन से ऐसे गुड्स को आप बनाओगे जिसको फ्यूचर में क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो हम आपकी जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लगनी है इंपोर्टेड गुड्स पे उसको हम क्या कर देंगे, माफी दे देंगे, ठीक है। अब यहां पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस क्या, सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल डीजल एंड अपैरल पार्क्स जो है, इसको भी जो है इस स्कीम को पीएम मित्र बोलते हैं, इसको याद करके जाना। पीएम मित्र को जो है वो ईपीसीजी स्कीम के अंदर जो है वो क्या किया गया, जोड़ा गया। अब अगर हम आपकी ड्यूटी माफ कर रहे हैं इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, अगर इंपोर्टेड जो कैपिटल गुड्स है अगर हमने उसके ऊपर आपकी ड्यूटी को क्या कर दिया, माफ कर दिया, तो यहां पे आपकी ऑब्लिगेशन भी बनती है या नहीं है? यस, आपकी ऑब्लिगेशन होती है कि आप 18 महीने के अंदर जो है जितने भी हमने आपकी ड्यूटी माफ करी है आप उतना जो है वो क्या करोगे, एक्सपोर्ट करके दोगे, ठीक है। तो यहां पे जो है वो क्या, डेयरी सेक्टर को इसमें से जो है वो क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर मान लीजिए आपका मेन काम जो है वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है, तो उनको भी अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो भी उससे आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है वो आपकी नील हो जाएगी, ठीक है। फिर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो है इसके अंदर जो है वो क्या किया गया, तो ये बताया गया एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो है उसमें क्या होता है कि जो डीटी है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, उनको एक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है वो हम प्रोवाइड करवा देंगे रॉ मटेरियल का फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट आइटम एंड इज प्लेस टू सिमिलर फुटिंग टू द ईओयू एंड एसईजेड। तो बेसिकली जो भी यूनिट, जो भी कंपनी या जो भी दुकानें खुलती हैं कहां पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में, या फिर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी दुकानें खुलती है, तो वहां उन दुकानों को, वो दुकानें जब भी बाहर से कोई भी कैपिटल गुड्स को क्या करती है या फिर कोई भी रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करती हैं, तो उन पे लगने वाली ड्यूटी को माफ कर देते हैं। तो वही स्कीम जो है वो डीटीए को भी प्रोवाइड करवा दिया गया है, ठीक है। अगर आप इंडिया के अंदर रह के कोई ऐसे गुड्स बनाने वाले हो जिसको आप फ्यूचर में क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो चाहे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं आते तो भी हम आपके जैसे आप गुड्स को बना के और आगे एक्सपोर्ट करोगे ना, तो जो आपने इंपोर्ट किया है उस पे लगने वाली ड्यूटी को क्या कर देंगे, माफी दे देंगे, चाहे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ना आते हो। तो पहले ये प्रिविलेज जो है वो किसको था, ओनली जो ऐसी यूनिट्स को जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं या फिर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनी हुई है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको सबके लिए जो है वो क्या कर दिया, अलाउ कर दिया कि अगर आप बाहर से कोई ऐसे रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे हो जिस रॉ मटेरियल को यूज करके आप फ्यूचर में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है ना, तो उस मटेरियल पे लगने वाली ड्यूटी को हम क्या कर देंगे, माफ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एमनेस्टी स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने क्या लाए हैं, इसके अंदर क्या था बेसिकली
पहली बात तो ये इनडायरेक्ट जो टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए तो जो है वो आई है आपका एमनेस्टी स्कीम, और जो डायरेक्ट टैक्स के जो भी मुद्दे थे लाइक इनकम टैक्स के, तो उसके लिए जो है वो आई है विवाद से विश्वास, जो हमने पढ़ लिया था इनकम टैक्स के अंदर भी। तो अब ये जो एमनेस्टी स्कीम जो थी इसमें क्या है, इसमें एक्सपोर्टर जो अनेबल है टू मीट देयर ऑब्लिगेशन अंडर द ईपीसीजी या एडवांस ऑथराइजेशन विल बी रेगुलाइज्ड ऑन पेमेंट ऑफ ऑल कस्टम ड्यूटी exempted in proportion to the fulfill export obligation। मोटा मोटी बात जो है वो ये थी यहां पे कि एमनेस्टी स्कीम के अंदर अगर मान लो आपकी कोई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बनती थी जिसका मुद्दा जो है वो लिटिगेशन के अंदर गया हुआ था, आपके ऊपर कोई केस चल रहा था, तो अब गवर्नमेंट यहां पे जो आपको ये बोल रही है जितनी ड्यूटी हमने आपकी क्या करी थी, माफ कर दी, आप एक काम करो सिर्फ उतना ड्यूटी जो है वो क्या कर दो, पे कर दो, और हम आपका केस क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। बोले तो आपको उसके ऊपर ड्यूटी के ऊपर जो इंटरेस्ट बना था, जो पेनल्टी, वो पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये वन टाइम स्कीम जो है वो लॉन्च की गई जिसको बोलते हैं कि एमनेस्टी। एमनेस्टी स्कीम के अंदर हमारे जो एक्सपोर्टर हैं उनको एक छूट दी गई और ये बोला गया कि तुमने जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तुम्हारी थी, जो तुमको गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करके देना था, जबकि तुमने नहीं करके दिया, तो गवर्नमेंट ने तुम्हारे ऊपर जो है पेनल्टी लगा दी, हम तुम्हारी उस पेनल्टी को क्या कर देंगे, माफ कर देंगे, प्रोवाइडेड जितनी ड्यूटी हमने इंपोर्टेड गुड्स पे तुम्हारी माफ की थी उतना तुम एक बार क्या कर दो, पे कर दो, एक बार में नक्की करो, बात खत्म करो। उसको बोलते हैं क्या, एमनेस्टी स्कीम। ठीक है। अब प्रीवियस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर जो है वो क्या था, हमारा टारगेट जो है गवर्नमेंट का था कि 2020 तक हम लोग जो है वो $900 बिलियन का जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट जो अभी जो है वो पिछले साल जो है 760 बिलियन तक का जो है वो एक्सपोर्ट किया है। ठीक है जी। तो ये था अपना जो पुरानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, इसका जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है उसमें क्या क्या चेंजेस है वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है। तो कंक्लूजन जो है वो क्या है, 2 ट्रिलियन टारगेट जो है हमारा एक्सपोर्ट का 2030 तक जो अपने को लेके जाना है, जिसमें 1 ट्रिलियन जो है वो करेंगे कहां से, गुड्स से, और 1 ट्रिलियन हम कहां से करेंगे, सर्विसेज से। तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ओके जी। तो ये तो था नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अभी 2023 के अंदर नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई है। अब हम पढ़ते हैं जो अपने बुक के अंदर एफटीपी का टॉपिक मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, आ जाओ। ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। देखो, इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो है एक मिडिल इनकम डेवलपिंग इकोनॉमी है। ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी जो है वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी के फॉर्म के अंदर। ठीक है। और परचेजिंग पावर पैरिटी के केस के अंदर जो है वो 3rd लार्जेस्ट है। ठीक है। तो इकोनॉमी को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम पे क्या करती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है जो है वो बनाती है। ठीक है। अब वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलिसी। अब वो जो पॉलिसी है, अब मेन अपने इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर बात करते हैं इंडिया में, तो 3 तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी है। एक है आपका फिस्कल पॉलिसी, जिसको हम लोग जो है वो बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, जो हर साल जो है वो गवर्नमेंट लेके आती है। एक है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कौन लेके आता है, आरबीआई। वैसे आरबीआई नहीं बोलूंगा, आप तो बोलूंगा एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेके आती है हर 2-2 महीने में। और एक है हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो हर 5-5 साल के अंदर आती थी, मतलब सर अभी भी तो आई है, लेकिन अब 5 साल के लिए नहीं आई, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि नई स्कीम हम या नई पॉलिसी हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगी उसके लिए कोई भी जो है वो डेट आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो जो फिस्कल पॉलिसी है, बजटरी पॉलिसी, वो कौन जारी करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई का। और जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ओके जी। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो थी, मैंने आपको बताया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लाने वाला कौन था, वो तो था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और लेकिन चलाने वाला जो है वो कौन है, उसका जिम्मा दिया गया हमने एक पर्सन को, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। अब जो एफटीपी है वो हर 5-5 साल में आती है। इसमें फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रोविजन लिखे जाते हैं। फॉरेन ट्रेड के अंदर बेसिकली 2 चीजें इंक्लूड होती है, एक होता है आपका इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट का जो मेन एम होता है एज पर द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, या कोई भी गवर्नमेंट की बात कर लो, हर गवर्नमेंट ये चाहती है हम इंपोर्ट कम से कम करें और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है ना। तो इंपोर्ट को लेकर के गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन या रेगुलेशन लगाती है, और एक्सपोर्ट को लेकर के गवर्नमेंट प्रमोशन स्कीम्स जो है वो क्या करती है, लॉन्च करती है। ठीक है जी। अब आइए शुरुआत करते हैं अपनी एफटीपी का। जो एफटीपी थी अपनी, पहली बात तो ये, इंडिया के अंदर जो अपना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको कौन सा एक्ट जो है वो क्या करता है, गवर्न करता है। तो इंडिया में हमने एक एक्ट पास किया हुआ जिसका नाम है एफटीडीआर, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। ये जो है इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को जो है वो रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है जी। ये जो एक्ट है, ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है क्या, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है, फैसिलिटेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं फॉरेन ट्रेड को। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो रोक लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन रेगुलेट कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट को। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो ऑथराइज कर सकती है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पॉलिसी को। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो डीजीएफटी को जो है वो क्या करेगी, अपॉइंट करेगी, जो पूरा मुद्दे को संभालने का काम करता है। ठीक है जी। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो हर 5 साल के लिए जो है वो आती है। ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पहले का जो नाम था वो क्या था, एक्सिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, जिसको 2004 के अंदर उसके नाम को क्या कर दिया, रीनेम कर दिया और क्या कर दिया, एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कर दिया था।
ठीक है जी। अब साइलेंट फीचर क्या थे एफटीपी के, तो कुछ खास बातें हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है जनरली उसको हम क्या करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं, ताकि देश के अंदर जो है वो क्या हो, गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जाए, बढ़े। ठीक है जी। अब जनरली यहां पे गुड्स का हमने कैटेगरी बना रखा है, कुछ गुड्स जिसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हमने फ्री कैटेगरी में डाल दिया है, कुछ जिनके लिए ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसको हमने रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंदर जो है वो क्या कर दिया है, डाल दिया था। ठीक है जी। अब यहां पे जो है वो क्या है, गवर्नमेंट का जो नारा है वो ये है कि एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जब कभी भी इंडिया से कोई भी सामान बन के बाहर जाए तो उसके अंदर जो भी लगने वाले टैक्सेस है वो सारे टैक्सेस को जो है वो क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अब टैक्स को हटाएंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर दो चीजें हैं, या तो टैक्स को लगाएंगे नहीं, उसको बोलते हैं ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर देंगे, या एक बार लगाएंगे और बाद में रिफंड दे देंगे, जिसको बोलते हैं डीबी के, ड्यूटी ड्रॉ बैक। ओके जी सर। अब मतलब रिफंड दे देंगे, ठीक है ना। अब यहां पे हमने पढ़ा था जो नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 का था, इसका टाइम पीरियड जो है आपको मैंने बताया कि एक्सटेंड करके गवर्नमेंट 31 मार्च 2023 तक ले आई थी। ठीक है जी। जो नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर गवर्नमेंट ने जो है वो स्कीम लगाई थी, या फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स, क्या क्या कदम उठाए। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ये कर दिया कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट थी उसको रिड्यूस करके ओनली कितना कर दिया, 3 डॉक्यूमेंट पे ले आई। तो पहले अगर आपने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ते थे, मतलब बहुत सारी चीजें जो है, मतलब बहुत ही पेचीदा सिस्टम था। तो गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, कम किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नारे के ऊपर गवर्नमेंट चली और गवर्नमेंट ने जो है वो क्या कर दिया, जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है उनकी लिस्ट को कम करके कितने पे कर दिया, 3 पे। दूसरा 24/7 कस्टम क्लियरेंस की जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया 19 सी पोर्ट पे और 17 एयर कार्गो पे, कि अब आप कभी भी 24/7 जो है वो क्या है, ओपन है, बाहर से कभी भी गुड्स को ला सकते हो, कभी भी गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर स्विफ्ट सिस्टम को जो है वो लॉन्च किया गया, जिसको बोलते हैं सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि एक ही जगह पे जाके आप सारी रेगुलेशन को पूरा कर सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये इनलैंड डिपो के केस में बता दिया ये कि 7 दिन से जो आपका शिपमेंट के लिए जो है कस्टम क्लियरेंस अगर लेनी है तो 7 दिन, और उसके बाद में जो है वो शिपमेंट बाय सी जो है वो उसके लिए 14 दिन का टाइम पीरियड जो है वो उसको एक्सटेंड कर दिया था। फिर डीजीएफटी जो है वो क्या, एडीएस स्कीम जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के अंदर जो है वो क्या करेगा, ऑनलाइन फाइलिंग का सिस्टम जो है वो क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया, कि जब आप बाहर से अगर कोई गुड्स को लेके आ रहे हो तो ऐसा नहीं आप पहुंचने पर आपको जो डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ेगा फिर क्लियरेंस होगा, नहीं, आप रास्ते में भी जो डॉक्यूमेंट को फिल कर सकते हो और आते आपके गुड्स का क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद था एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, तो अपना जो नया जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होगा उसको बनाने का काम तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करिए, लेकिन इसको चलाने का काम जो है वो कौन करेगा, डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। डीजीएफटी जो है वो क्या करता है, इशू करता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, लाइसेंस। तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो इंडिया से कोई भी सामान को एक्सपोर्ट करना चाहता है या बाहर से कोई भी सामान इंपोर्ट करना चाहता है तो उसको पहले डीजीएफटी से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। 10 डिजिट का ये जो है वो क्या रहेगा, कोड रहेगा, एक नंबर बेसिकली आपको असाइन कर दिया जाएगा, जिसके बेस पर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है जी। अदर अथॉरिटी जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो कौन कौन सी है, डीजीएफटी इज द मेन अथॉरिटी। इसके अलावा जो अथॉरिटी है वो है आपका सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसका नाम पहले जो है वो क्या था, सीबीईसी था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम, जिसको बाद में 2018 में जीएसटी आया। जीएसटी आने के बाद में सीबीईसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया, सीबीआईसी। दूसरे नंबर पे जो है वो है आरबीआई, क्योंकि देखो जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो किसके अंदर होगा, इंडियन करेंसी में होगा या फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में। और इंडिया में फॉरेन करेंसी का मेन कस्टोडियन जो है वो कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई भी इसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व है। और बहुत सारे स्टेट जीएसटी के डिपार्टमेंट जो है वो भी इसके अंदर जो है वो क्या है, इन्वॉल्व है। कंटेंट क्या रहेगा एफटीपी का, तो सबसे पहले एफटीपी 2015-20 के इसमें टोटल मिला के कितने चैप्टर होते हैं, 9 चैप्टर्स होते हैं। फिर एक होगा हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर, जिसके अंदर बेसिकली आपको प्रोसीजर एस्पेक्ट जो है वो लिखा जाएगा। तो हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर में आपको प्रोसीजर लिखा जाएगा कि कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है। तो इसका वॉल्यूम नंबर 1 में प्रोसीजर लिखा हुआ है। जो हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर का हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर में जो वॉल्यूम नंबर 2 है, इसके अंदर दिया गया है सायोन के बारे में। सायोन क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म। अगर आप इंडिया में कोई सामान को बना के एक्सपोर्ट करना चाहते हो और उस सामान को बनाने के लिए अगर आपको मटेरियल चाहिए और वो मटेरियल आप बाहर से अगर मंगा रहे हो तो उस बाहर से आने वाले इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगने वाली ड्यूटी को क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। अगर आप उससे सामान बना के उस सामान को क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सायोन, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म। कैपिटल गुड्स के ऊपर जो है वो चलता है ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। और जो आपका रॉ मटेरियल है उसके ऊपर जो स्कीम होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सायोन, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म। फिर है आईटीसीएचएस, इसको बोलते हैं इंडियन ट्रेड क्लासिफाइड हार्मोनाइज सिस्टम। इसके अंदर हमने जो है इंपोर्ट होने वाली और एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स की 2 अलग अलग कैटेगरी बनाई है और वहां पे बता दिया गवर्नमेंट ने कि किन गुड्स का इंपोर्ट कर सकते हो, किसका एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो।
ठीक है। फिर उसके बाद में दो शेड्यूल है, ITCHS का शेड्यूल 1, इसमें इंपोर्ट पॉलिसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कैसे इंपोर्ट करना है, ठीक है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। और जो ITCHS का शेड्यूल नंबर 2 है, इसके अंदर एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में जो है वो बात की गई है, ठीक है जी। इसके बाद है जी आपका ये फॉरेन ट्रेड जो FTDR एक्ट 1992 है, उसके अंदर सेक्शन नंबर 5 के अंदर जो है वो बताया गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में। तो इसका हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर वॉल्यूम 1 के अंदर तो प्रोसीजर बताया गया, वॉल्यूम 2 के अंदर जो है वो बताया गया सायोन के बारे में। और जो ITCHS है, ठीक है, इंपोर्टेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम, इसके अंदर बेसिकली जो वो बताया गया किसके बारे में, 3 चीजों के बारे में। शेड्यूल 1 जिसमें इंपोर्ट पॉलिसी है, शेड्यूल 2 जिसमें एक्सपोर्ट पॉलिसी है, और शेड्यूल नंबर 3 नहीं मतलब फिर तीसरा जो पार्ट है वो है किसका, स्कोमेट आइटम का, जिसको ड्यूल यूज आइटम बोलते हैं। अब स्कोप जो था FTP का, उसके अंदर टोटल मिला के 9 चैप्टर, तो ये याद करके जाना कि हर चैप्टर में क्या क्या है। तो चैप्टर 1 के अंदर तो लीगल फ्रेमवर्क दिया गया है, चैप्टर 2 के अंदर पॉलिसी बताई गई है फॉर रेगुलेट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम स्टेटस होल्डर के लिए, चैप्टर नंबर 4 के अंदर बताया गया है ड्यूटी रेमिशन एंड एग्जेम्पशन स्कीम, चैप्टर 5 में बताया गया एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 6 में बताया गया जो EOU है, जो EHTP है, इनके बारे में, 7 में बताया गया डीम्ड एक्सपोर्ट के बारे में, 8 के अंदर बताया गया क्वालिटी कंप्लेंट एंड ट्रेड डिस्प्यूट के बारे में, और चैप्टर 9 में दी गई है क्या, डेफिनेशन, ठीक है जी। अब ट्रेड फैसिलिटेशन थ्रू EDI इनिशिएटिव, अब गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया है, EDI इनिशिएटिव को जो है और भी रोबस्ट कर दिया। इसका मतलब यह है इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज होगा, अब फिजिकली फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा कस्टम की साइट पे जाइए और जाके आप डायरेक्टली फॉर्म को भर सकते हो, जिसमें आप गवर्नमेंट को इंटीमेट कर सकते हो कि मेरी बाहर से गुड्स आ रही हैं और उनको आप जल्दी से क्लियर करवा दीजिए। तो अब इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो डेटा को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो अब जो फिजिकली जो आपको जाना पड़ता था, फॉर्म्स आपको सबमिट करने पड़ते थे कस्टम अथॉरिटी को, वो सब अब करने का ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद में फिर जो है वो कहानी आगे बढ़ती है। प्रोविजन क्या क्या थे, सबसे पहला कुछ जनरल बातें यहां पे बताई गई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के को लेकर के। सबसे पहला, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर फ्री अनलेस रेगुलेटेड, कि अगर कुछ भी ना बोले तब तक आप किसी भी गुड्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो, जब तक उसकी स्पेशल कैटेगरी ना बनाई गई हो। यहां पे गुड्स की बेसिकली 4 कैटेगरी बनाई गई। सबसे पहले फ्री, अगर कोई गुड्स फ्री कैटेगरी के अंदर आ गया तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप इजीली कर सकते हो बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल के। अगर कोई गुड्स रिस्ट्रिक्टेड गुड्स की कैटेगरी में आ गया तो उसको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, लाइसेंस की। अगर कोई गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स की कैटेगरी में आ गया तो उसको तो आप मंगा ही नहीं सकते, नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज अलाउड। और अगर कोई गुड्स जो है वो आ गया कैनलाइज गुड्स की कैटेगरी में, इसको बोलते हैं कैनलाइज गुड्स। तो अगर कोई गुड्स इस गुड्स की कैटेगरी के अंदर आ गया, कैनलाइज कैटेगरी में आ गया, तो उस गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द STE, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज, बोले तो गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू आप उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये है एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग थ्रू स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउड विद द हेल्प ऑफ द STE, ठीक है जी। आप कंप्लायंस विद द लॉ कि अगर आप बाहर से कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको जो है वो क्या करना चाहिए, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो FTDR है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992 है, उसके प्रोविजन को आपको कंप्लाई करना चाहिए। फिर प्रोसीजर सारा जो है वो दिया गया है कहां पे, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर में। फिर एग्जम्पशन फ्रॉम द पॉलिसी, यहां पे जो है DGFT अगर चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो लूज भी कर सकता है, ठीक है जी। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस के अंदर जो है वो क्या दिया गया कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स को, पेटेंट को, नेशनल ट्रेजर ऑफ आर्टिस्टिक, हिस्टोरिक, इन सब के लिए जो है वो DGFT अगर चाहे तो नोटिफिकेशन जारी करके जो है वो कंडीशन इंपोज कर सकता है। फिर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और रिस्ट्रिक्टेड गुड्स के लिए अगर आपने करना है तो उसके लिए आपको एक स्पेशल ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, लाइसेंस। टर्म्स एंड कंडीशन जो रहेगी ऑथराइजेशन की, वो पहले से जो क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो हर ऑथराइजेशन जो है वो वैलिड होगा एक प्रिस्क्राइब पीरियड के लिए, एक पीरियड दिया जाएगा, इसी पीरियड के लिए आप जो है मतलब एक लाइसेंस, जो लाइसेंस मिलेगा वो टाइम बाउंड होगा, ठीक है ना। और उसके अंदर ये सब क्वांटिटी, ये सब चीजें जो है बता दिया जाएगा कि किन गुड्स को मंगा सकते हो, कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद STE, ये कौन है, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज। ये कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो बेसिकली जो है मतलब ये कुछ गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एंटरप्राइज होती है। इनका मेन काम जो है वो क्या होता है, कुछ कमोडिटी गवर्नमेंट जो है वो ST कैटेगरी में डाल देगी, मतलब कुछ गुड्स को गवर्नमेंट जो है वो ये बोल देगी ये कैनलाइज गुड्स है, तो उनका अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो वो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। वो अगर आपने करना है, अगर उनको बाहर से मंगाना है या आपने उनको बनाया और उनको बाहर बेचना है तो वो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द ST। ये ओनली कुछ गुड्स के केस के अंदर ही है। तो स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज बेसिकली क्या है, ये गवर्नमेंट की वो एजेंसीज हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम करती हैं, खुद नहीं बनाती ये ST, मतलब ये एजेंसी खुद नहीं करेगी, ये सिर्फ एक मीडियोकर की भूमिका निभाने का काम करती है। फिर IEC,
अगर कोई भी पर्सन इंडिया से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहता है तो उसको एक स्पेशल लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। उस लाइसेंस को बोलते हैं हम लोग क्या, आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये 10 डिजिट का जो है वो कोड रहेगा, जो कौन जारी करेगा, डीजीएफटी जारी करेगा। ठीक है, फिर ट्रेड विंग नेबरिंग कंट्री अगर आप चाहें तो आप कर सकते हो, लेकिन स्कीम्स के अंतर्गत ही आप करेंगे। फिर ट्रांजिट फैसिलिटी भी जो है वो बायलैटरल ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड किया गया है। फिर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के, तो सबसे पहले तो बिल ऑफ लेडिंग है, मेन डॉक्यूमेंट जो है बिल ऑफ लेडिंग हो गया। फिर कमर्शियल इनवॉइस कम पैकेजिंग हो गया और शिपिंग बिल हो गया। ये 3 जो है वो मेन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए मेन 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, बिल ऑफ लेडिंग है, कमर्शियल इनवॉइस एंड बिल ऑफ एंट्री है। आगे, अब अगर आप बाहर से इंपोर्ट, अभी जो भी प्रोविजन पड़े वो तो क्या थे, वो दीज आर द जनरल प्रोविजन। अब अगर आप बाहर से कुछ गुड्स को इंपोर्ट करें तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है, वो क्या क्या है। तो सबसे पहला एक्चुअल यूजर कंडीशन। बाहर से अगर मान लो नॉर्मल गुड्स है तो उसको तो कोई भी मंगा सकता है, यूज कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई गुड्स ऐसी है जिसके लिए ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे गुड्स को सिर्फ वही पर्सन मंगाएगा जो उसका एक्चुअल यूजर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको मंगा के और आगे बेचने का काम करेगा। दूसरा, सेकंड हैंड गुड्स को मंगा सकते हो, यस सेकंड हैंड गुड्स को जो है वो मंगा सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपके पास में जो है वो लाइसेंस होना चाहिए। इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट एंड सैंपल, तो बोलता है गिफ्ट एंड सैंपल का इंपोर्ट नहीं कर सकते। हां, राखी के बेस, अगर राखी आ रही है आपकी बाहर से, क्या आ रही है, राखी आ रही है या कोई भी ऐसी दवाई आ रही है जो लाइफ सेविंग नेचर की है, तो उसका आप इंपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। नहीं तो सैंपल या गिफ्ट के तौर पे कुछ भी जो है वो अलाउड नहीं है। दे सकते हो लेकिन ले नहीं सकते, ये बात ध्यान रखना। फिर पैसेंजर बैगेज, पैसेंजर का सामान, जब बाहर से कोई भी पर्सन, अगर मान लो कोई आ रहा है, ठीक है, या यहां से अगर कोई जा रहा है तो वो सामान भी तो साथ में लेके जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैगेज। तो बैगेज अलाउड है, यस बैगेज जो है वो क्या है, अलाउड है। तो बाहर से अगर कोई पर्सन इंडिया में आ रहा है तो अपने साथ आते हुए वो सामान को भी ला सकते हैं, लेकिन वो सामान बोनाफाइड होना चाहिए, आपके पास उसका प्रूफ है। ऐसा नहीं कि आप बाहर से आ रहे हो, मान लो 10 किलो सोना ले आए, हमने पूछा क्या करोगे, आप बोले पहनूंगा, 10 किलो तो नहीं पहन सकते। इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं कमर्शियल जो है वो क्या है, मोटिव है, आप उसको लाके यहां पे बेचना चाहते हो, यस और नो, यस। तो उस केस में जो है वो अलाउड नहीं होगा, गवर्नमेंट आपसे ड्यूटी ले लेगी। लेकिन हां, अगर बोनाफाइड अगर बैगेज है, मतलब आप एक आधी अंगूठी पहन के आ रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, एडमिसिबल हो जाएगा। फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स यूज इन प्रोजेक्ट अब्रॉड, अगर आपने बाहर जो है वो कोई भी प्रोजेक्ट लगाया था और वहां पे कोई गुड्स जो है वो कोई कैपिटल गुड्स आपने लगा रखी थी, अब वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो वहां से अब अपनी मशीनरी को आप लेके आना चाहते हो, ला सकते हो, यस ला सकते हो। लीज, अगर आपने कोई गुड्स लीज पे लिए तो क्या ला सकते हो, यस ले सकते हो। क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम जो है, अगर कोई गुड्स जो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुकी हैं, ठीक है, इन एडवांस शिप्ड और अराइव इन एडवांस बट नॉट क्लियर, लेकिन क्लियर नहीं हुई है, तो कस्टम में ऑल्सो भी क्लियर अगेंस्ट ऑथराइजेशन, तो आप जो है लाइसेंस दिखा के उसको जो है वो क्लियर करवा सकते हो। ठीक है जी। एक्सपोर्ट को लेकर के कौन कौन से प्रोविजन, सबसे पहला फ्री एक्सपोर्ट। जनरली अगर कोई भी आप इंडिया से कोई भी सामान बना के बाहर बेच सकते हो और वो सारे गुड्स जो है वो फ्री गुड्स की कैटेगरी के अंदर जनरली आती है। एक्सपोर्ट ऑफ सैंपल कर सकते हो, यस सैंपल जो है वो आप बाहर बेच सकते हो। एक्सपोर्ट ऑफ पैसेंजर बैगेज कर सकते हो, यस कर सकते हो। एक्सपोर्ट ऑफ गिफ्ट कर सकते हो, बाहर से गिफ्ट ले नहीं सकते, लेकिन यहां से अगर आप 5 लाख रुपए तक का गिफ्ट किसी को देना चाहो तो आप दे सकते हो, मे बी एक्सपोर्टेड एज ए गिफ्ट। फिर एक्सपोर्ट ऑफ स्पेयर पार्ट कर सकते हो, यस स्पेयर पार्ट का एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, बाहर से कोई गुड्स को इंपोर्ट किया, क्या उसको कर सकते हो, यस आप उसको जो है वो आगे बेच सकते हो। आप उसको सेम फॉर्म में या थोड़ा बहुत चेंज उसके फॉर्मेट को थोड़ा चेंज करके उसको आप आगे भेज सकते हो। ठीक है जी। एक्सपोर्ट रिप्लेसमेंट गुड्स, जो गुड्स रिप्लेस होने, आपने गुड्स बाहर भेज दी थी लेकिन वो गुड्स डिफेक्टिव निकली और अब वो वापस आ रही है और उसकी जगह नई गुड्स को अगर रिप्लेस करना है, रिप्लेस करके भेजना, तो आप कर सकते हो, यस आप कर सकते हो। रिपेयर गुड्स को भेज सकते हो, यस भेज सकते हो। डिनोमिनेशन ऑफ द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट किसके अंदर होगा, वो जनरली फ्रीली जो कन्वर्टेबल करेंसी है उसके अंदर आप करोगे और जनरली अपना यूएस डॉलर के अंदर ही जो है वो होता है। ठीक है ना। इसके बाद है नॉन रिलेशन एक्सपोर्ट प्रोसीड, अगर मान लो आप जो है वो क्या हो गए, फेल हो गए, हमने आपके बाहर से आप गुड्स को मंगा रहे थे, हमने आपके गुड्स के ऊपर लगने वाली ड्यूटी को माफ कर दिया क्योंकि आपने ये कहा था कि इनसे मैं ऐसा सामान लाऊंगा जिसको आप एक्सपोर्ट करूंगा और आपने वो नहीं किया, आप फेल हो गए, तो अब क्या होगा, जितनी हमने ड्यूटी आपकी क्या करी है, माफ करी है, उस उतना ड्यूटी हम आपसे जो है वो क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ठीक है, तो आपके ऊपर जो है वो क्या लायबिलिटी है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद पर्सनल हियरिंग बाय डीजीएफटी, अगर कोई भी समस्या आती है उस समस्या के लिए जो है डीजीएफटी पर्सनली जो है वो पर्सनल हियरिंग भी करता है। ठीक है ना। तो पहले तो एक बनाई गई है पॉलिसी रिलैक्सेशन कमेटी, आपका मुद्दा यहां जाएगा, अगर यहां से आप सेटिस्फाइड ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली डीजीएफटी को भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो बनाई गई है, बेसिकली इंडिया से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो भी क्या की गई है, बढ़ाई गई है। रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, कोई भी पर्सन जो है वो ऑथराइजेशन के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है कि वो अगर वो चाहता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना, ठीक है, तो वो ऑथराइजेशन के लिए जो है वो डीजीएफटी को अप्लाई कर सकता है। ठीक है। फिर ये है EAEO
ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर, ये बेसिकली फ्लैगशिप स्कीम जो वो गवर्नमेंट ने क्या करी है, स्टार्ट करी है, जो बेसिकली इंडिया के रैंक को बढ़ाना चाहता है इन द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में। ये बेसिकली क्या करेगा, कुछ फैसिलिटी आपको जो प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है ना। तो एईओ क्या है, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। तो अगर आप इंडिया के अंदर मान लीजिए अगर आप काम करना चाहते हो, कोई भी सामान को बना के एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप एक्सपोर्टर बनना चाहते हो, तो आपको वेरियस फैसिलिटी जो है वो ये ऑपरेटर जो है प्रोवाइड करने का काम करेगा। और इससे क्या होगा, जितना ज्यादा आपको फैसिलिटी मिलेगी काम करने के लिए, ठीक है, जितना इजी हो जाएगा, उतना ही हमारा जो जो वर्ल्ड बैंक का एक उसका इंडेक्स छपता है हर साल, जिसको बोलते हैं क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, उसके अंदर हमारी रैंकिंग जो वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिससे बाहर के लोग भी बहुत सारे जो है वो क्या करेंगे, इंडिया में आके काम करना स्टार्ट करेंगे, जिससे एफडीआई का फ्लो भी क्या होगा, बढ़ेगा, और हमारा जो बीओपी जो एडवर्स है वो भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो ये सब फैसिलिटी देख लेना एक बार के लिए, पढ़ा रखा है सारा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या, एक तो है स्टेटस होल्डर। तो स्टेटस होल्डर बेसिकली कौन है, वो लोग जो इंडिया से बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करके देते, तो गवर्नमेंट उनको एक स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड करने के लिए उनको एक जो है वो स्पेशल होल्डर का जो है वो दर्जा देती है। अब स्पेशल होल्डर की जो कंडीशन थी वो क्या थी, वो था 1 स्टार 2 3 4 5 स्टार तक थे। अब उसके लिए जो वो थी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कितना करता, 3, 2500, 500, 2000। अगर आपने प्रीवियस ईयर के अंदर जो है वो 3 मिलियन यूएस डॉलर का जो वो क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, तो हम आपको जो है वो क्या बोलते थे, 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की कैटेगरी के अंदर डालते थे, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था ना कि अगर आपने जो है वो इस साल और इससे पीछे के 3 सालों में मिला करके 3 मिलियन यूएसडी का क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो आप 1 स्टार की कैटेगरी में थे। तो ये ऐसे ऐसे करके था 3, 2500, 500, 2000, ठीक है। अब इस कंडीशन को क्या किया गया, रिवाइज किया गया, क्योंकि आपको जब नया एफटीपी बताया मैंने, वहां पे आपको क्या बताया, गवर्नमेंट ये चाहती है कि पब्लिक मतलब पूरे मतलब संसार की नजरों में हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका दर्जा बढ़े, और हम अपने एक्सपोर्टर्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए बेसिकली जो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करते हैं उनको कि भाई आप 1 स्टार 2 स्टार, ठीक है, तो जो पर्सन अगर जिसको 1 स्टार 2 स्टार 3, 4 या 5 का दर्जा मिला हो, तो मतलब वो बढ़िया बंदा है, वो एक्सपोर्ट में बहुत ही एक्सीलेंट है, और बाहर के लोग उससे कॉन्टेक्ट भी करेंगे, यस। और गवर्नमेंट ज्यादा लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, थोड़ा कम कर दिया। अब मतलब आपको ये पढ़ना है कि पहले 1 स्टार की जो कैटेगरी थी उसके लिए 3 मिलियन था, अभी भी 3 है, लेकिन 2 स्टार बनने के लिए आपको पहले 25 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब वो 25 से कम करके कितना कर दिया, 15। तो अब 3, 2500, 500, 2000 की जो कंडीशन है वो कम करके कितना कर दिया, 3, 15, 50, 200, 800। इससे गवर्नमेंट ये करना चाहिए कि ज्यादा लोगों को जो है वो स्टेटस होल्डर की कैटेगरी के अंदर डालना चाहती है। तो आप स्टेटस होल्डर को क्या क्या प्रिविलेज थी, सबसे पहला प्रिविलेज ये था कि वो कस्टम क्लियरेंस करवा सकते हैं फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ठीक है। सायोन के लिए जो है उनको प्रायोरिटी मिलता था, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, बाहर से अगर कोई गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो तो आप इजीली कर सकते हो बिना टैक्स का ड्यूटी पे किए हुए, ठीक है। कंपल्सरी नेगोशिएशन और डॉक्यूमेंट जो है इनके लिए हमने क्या कर दिया था, एग्जाम कर दिया था। बैंक गारंटी स्कीम जो है इनके लिए क्या थी, एग्जाम थी। 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस और उससे ऊपर वाले जो थे वो अपना खुद का एक्सपोर्ट वेयर हाउस भी बना सकते हैं। सेल्फ सर्टिफिकेशन की इनको जो है वो प्रिविलेज दिया गया था। तो अब जो है वो क्या कर दिया, इनका जो लिमिट है उस लिमिट को कम कर दिया गया है, थोड़ा देख लेना एक बार। इसके बाद है जी कुछ स्कीम। अब स्कीम जो है वो क्या, देखो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि अगर आप जो है वो इंडिया से कोई सामान बना के आगे क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब बाहर से अगर आपने जो क्रूड ऑयल को क्या किया, इंपोर्ट किया, उसके ऊपर आपके 20 रुपए जो है इंपोर्ट ड्यूटी बनती थी। अब यहां पे आपके पास में कच्चा तेल आ गया, कच्चे तेल को आपने प्रोसेस किया, और अब आप यूएस को जो है वो पेट्रोल क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हो, ठीक है। अब एक्सपोर्ट जो करोगे तो उसके ऊपर जो है आप जो भी उससे प्राइस चार्ज करोगे उसमें जो टैक्स आपने पे कर दिया ये भी इंक्लूड करोगे, क्योंकि आप तो ये बोलोगे मेरा तो खर्चा है तो मैं तो आगे क्या करूंगा, कस्टमर से चार्ज करूंगा। तो अब आप उसे 220 रुपए लीटर के हिसाब से जो है वो क्या करोगे, तेल का पैसा जो है वो चार्ज करोगे। अब हमारी गवर्नमेंट जो है उसका नारा क्या है, गवर्नमेंट ये बोलते हैं एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, मतलब जो भी आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके अंदर उसके प्राइस में आप किसी भी नेचर के टैक्स का अमाउंट इंक्लूड नहीं करोगे। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने जो वो क्या किया, सो जो गुड्स मैन्युफैक्चर होके एक्सपोर्ट हो रही हैं, अगर उन गुड्स को बनाने में कोई भी इनपुट को यूज किया और उस इनपुट पे आपने इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो क्या करिए, पे करिए, तो उसको हम क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। उसके लिए आई है ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड रेमिशन स्कीम, जिसको बेसिकली सायोन भी बोलते हैं। अब यहां पे ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड रेमिशन स्कीम जो वो कौन कौन सी है, तो ड्यूटी बेनिफिट फॉर इनपुट रॉ मटेरियल के लिए सबसे पहले ड्यूटी एग्जेम्पशन, एक है ड्यूटी रेमिशन और एक है RODETP, इसको हम पढ़ेंगे। ड्यूटी एग्जम्पशन जो है वो क्या, कि ड्यूटी लगाएंगे ही नहीं। रेमिशन के अंदर जो है वो क्या कर देंगे, एक बार लगाएंगे लेकिन आपको वापस कर देंगे। और एक है RODTEP, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम। ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने जो क्या बोलती है कि आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब बाहर से अगर आप कोई गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो और उसको आगे क्या करोगे, आगे
उससे कुछ सामान ला के आगे एक्सपोर्ट करोगे, तो उस इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर हम आपसे ड्यूटी चार्ज ही नहीं करेंगे। उसको बोलते हैं ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम। इसमें दो आती है, एक है एडवांस ऑथराइजेशन और एक है DFIA, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। दूसरा ड्यूटी रेमिशन। ये क्या बोलता है, अगर आप बाहर से कोई गुड्स को इंपोर्ट करें तो एक बार आपसे ड्यूटी हम क्या कर लेंगे, चार्ज करेंगे और बाद में आपको उसका रिफंड कर देंगे। क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। और एक है RODETP। RODETP जो है वो क्या बोलते हैं, स्कीम फॉर रेमिशन, माफ कर देंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, कि एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स के ऊपर अगर कोई ड्यूटी लग रही है, मतलब कोई गुड्स ऐसा है जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हो, उसके ऊपर अगर मान लो कोई टैक्स है तो उस टैक्स को हम क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। तो ये बात ध्यान रखना, ये दोनों जो है ध्यान ध्यान से सुनना, एग्जेम्पशन और ड्यूटी रेमिशन, ये तो हैं किनके लिए, इनपुट के लिए। किसके लिए, इनपुट। अगर बाहर से इनपुट मंगा रहे हो उस पे जो टैक्स रखना है माफी दे देंगे। और RODETP है, ये किसके लिए, एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए, कि अगर आप कोई गुड्स को इंडिया से क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस पर अगर वो टैक्स बनता था वो टैक्स हम क्या कर देंगे, आपका माफ कर देंगे। मतलब जो कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो आपकी बनती थी वो क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। उसके लिए है RODETP। तो ये स्कीम आई कब है, याद करके जाना, 1 जनवरी 2021 को। और गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक नई स्कीम जिसको बोलते हैं रेमिशन, माफी दे देना ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट फॉर एलिजिबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो अगर आप इंडिया से कोई गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसके ऊपर कोई टैक्स बनता था, तो अंडर द RODETP हम आपके उस इनपुट एक्सपोर्ट ड्यूटी को क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। ठीक है। तो एडवांस ऑथराइजेशन में क्या था, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसमें आप इंपोर्ट कर सकते हो इनपुट को, जो यूज करेंगे आप क्या करने में, मैन्युफैक्चर करने में, ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में जिसको आप आगे क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे विदाउट पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। तो हमने क्या कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी अब आपको पे करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट टू 15% आप जो है वैल्यू एडिशन करके भेजोगे। मतलब यूं है कि गुड्स बाहर से मंगाए एज इट इज उसको आगे आप भेज रहे हो, नहीं, उसमें कुछ ना कुछ आप वैल्यू एडिशन करके भेजोगे। इसके बाद अगला था DFIA, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। इसके अंदर बेसिकली जो है वो क्या बोलता है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन इज ए पोस्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी, जिसमें आप इंपोर्ट कर सकते हो इनपुट को, जिसको आप यूज करोगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में विदाउट पेमेंट ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी, लेकिन इसमें कम से कम 20% का जो है वैल्यू एडिशन होना चाहिए। ठीक है। और फिर है आपका DBK में हम क्या बोलते हैं कि हम एक बार आपसे टैक्स लेंगे और बाद में आपको टैक्स क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। इसमें अंडर द ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, कस्टम ड्यूटी पेड जो आपने पे किया इनपुट पे इज गिवन बैक, वो वापस देंगे एक्सपोर्टर को, और द फिनिश प्रोडक्ट बाय वे ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है। तो एक बार टैक्स लेके और फिर वापस दे देंगे। एग्जेम्पशन में तो टैक्स लेंगे ही नहीं, और ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर एक बार आपसे जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लेंगे और बाद में आपको वापस कर देंगे। और फिर RODETP, ये है किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए। तो ये जस्ट लाइक कूपन है, इसके लिए आपको स्क्रिप्ट मिलती है MEIS और SCIS। ठीक है। अब इसमें जो खास था वो ये रिवॉर्ड स्कीम, हमारी गुड्स के ऊपर जो रिवॉर्ड स्कीम थी वो है कौन सी, MEIS मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। और सर्विसेज के लिए जो सर्विसेज थी उसके लिए जो हमारी स्कीम है वो है SCIS, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है। तो ये बढ़ा दिया था, जो पहले आपको जो स्क्रिप्ट मिलती थी 2, 3, 5 थी MEIS में, उसको बढ़ा के 4, 5, 7 कर दिया। और जो SCIS के अंदर आपको जो फैसिलिटी मिलती थी 3% और 5% उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 5 और 7 कर दिया था। ठीक है जी। अब MEIS और SCIS जो है वो अवेलेबल थे किसके लिए, अगर आपने कोई यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एस्टैब्लिश करे तो वहां पे भी आपको फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है। जो भी ये स्क्रिप्ट आपको मिलती है, जो भी वो कूपन आपको मिलते हैं, वो कूपन क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है और आप उसको यूज कर सकते हो फॉर द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा था हायर लेवल ऑफ रिवॉर्ड, अगर जो पर्सन, एक पर्सन तो ऐसा है जो इंडिया में दो लोग हैं, दोनों इंडिया में सामान बना रहे हैं, लेकिन एक पर्सन से जो सामान बनाने में सारा का सारा इंडियन गुड्स को यूज करता है, तो उसको जो है फैसिलिटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी मुकाबले में उस पर्सन के जो सामान बना रहे हैं इंडिया में, लेकिन उस सामान को बनाने में इनपुट बाहर से लेता है, तो उसको जो है वो फैसिलिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है। तो हायर लेवल ऑफ रिवॉर्ड जो किसको मिलेगा, उस पर्सन को मिलेगा जो मेड इन इंडिया गुड्स को जो है वो क्या करता है, यूज करता है। ठीक है। फिर EPCG आपको मैंने बता दिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, जिसमें आप क्या कर सकते हो, बाहर से आने वाले कैपिटल गुड्स जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर हम ड्यूटी आपकी क्या कर देंगे, माफ कर देंगे, अगर आप उनसे ऐसे गुड्स को क्या करोगे, बना के बेचने वाले हो जिनको आप फ्यूचर में एक्सपोर्ट करोगे। तो EPCG एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स फैसिलिटी है इंपोर्ट या इंपोर्ट के ऊपर कि आप कैपिटल गुड्स को मंगवा सकते हो एट 0 रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी पे, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करके देना पड़ेगा। जितनी ड्यूटी हम आपकी माफ करें उसका 6 गुना 6 टाइम्स जो है आप एक्सपोर्ट करके दे देना, आपकी ड्यूटी को हम क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। ठीक है। इसके बाद फिर ये था ब्लॉक वाइज, ये एक बार देख लेना। फिर ये तो नॉर्मल सा था, डीम्ड एक्सपोर्ट वाले में कुछ खास नहीं। स्कोमेट आइटम ड्यूल यूज आइटम है और इसके लिए जो लाइसेंस है वो कितना 12 महीने से बढ़ा के कितना कर दिया, 24 महीने।
ठीक है। फिर जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए जो आपका लाइसेंस का टाइम पीरियड था वो आपको मिलता था लाइसेंस 18 महीने के लिए, 18 महीने से बढ़ा के कर दिया कितना, 24 महीने। और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट का जो है वो पहले कंडीशन थी 25,000 रुपए पर कंसाइनमेंट, इससे बढ़ा के 5 लाख और अब जो है वो कितने कर दिए, 10 लाख। ठीक है। एक्सपोर्ट जो पिछले जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था उसके अंदर जो है ये कैलिकट, केरला और एराकोनम आईसीडी तमिलनाडु, इनको जो वो क्या किया गया था, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एडिशनल पोर्ट जो वो बनाए गए थे, देख लेना। फिर ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम, इसके अंदर क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है 33 एलडीसी को, लीस्ट डेवलप नेशन को जो है वो ये बोल दिया कि आप अगर अपने नेशन में, मतलब जो फर्नीचर कंट्री है उनको ये बोल दिया कि अगर आप इंडिया में कोई गुड्स बेचना चाहो तो आप बेच सकते हो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। और क्वालिटी कंप्लेंट ट्रेड डिस्प्यूट के लिए बेसिकली जो है वो क्या किया गया, 22 रीजनल ऑफिस को जो है वो ओपन किया गया, जहां पे जाके अगर कोई भी केसेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेकर के, अगर कोई भी जो है वो आपका क्वालिटी को लेकर के जो कोई भी कंप्लेंट है तो आप यहां पे जाके कंप्लेंट कर सकते हो। फिर विशाखापट्टनम और भीमारमन को जो है वो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के अंदर जो है वो क्या किया था, जोड़ा गया था। और एक्सपोर्ट टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस कौन होते हैं, जिनका जहां से एक साल के अंदर जो है 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का जो है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो उनको बोलते हैं हम लोग क्या, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। जो अभी 4 टाउन को जो है वो क्या किया गया, नए एफटीपी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब जो है वो टोटल लगी कितने हो गया, 43। ओके जी, ये था आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसको आप बढ़िया तरीके से कर लो। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस एंड कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले जो है वो बात आती है कि भाई इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो क्या होता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या है, इट रेफर टू अ ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी, कैपिटल और नॉलेज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री। जब हम अपनी नेशनल बाउंड्री, मतलब हमारी जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज हैं, जब उनको क्रॉस करके, अब अगर मान लीजिए हम लोग जो हमारी नेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके अगर जो है वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं गुड्स में, सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी में, कैपिटल में, तो उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब बिजनेस एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट करना कहां पे, अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द नेशन जाके बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरनेशनल बिजनेस। अब बात आती है स्कोप क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो है वो आता है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर आप फॉरेन में जाके कोई पैसा जो है वो क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, एफडीआई या एफपीआई के नाम का, वो भी इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। दूसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज, मर्केंडाइज बोले तो गुड्स, अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ये भी इंटरनेशनल बिजनेस में आता है। लीजिंग करना, लाइसेंसिंग करना, ये भी किसका पार्ट है, इंटरनेशनल बिजनेस का। सर्विस को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना ये भी पार्ट है इंटरनेशनल बिजनेस में। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ढूंढना अब्रॉड द नेशन जाकर के, इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। बेनिफिट फ्रॉम द करेंसी एक्सचेंज एंड लिमिटेशन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, तो ये सब जो है वो आता है किसके अंदर, आपके स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। ठीक है जी। अब बात आती है कि एडवांटेज क्या है, अगर कोई कंपनी जो है वो या कोई भी कंट्री जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर अगर क्या होती है, एंगेज होती है, तो उसको क्या क्या बेनिफिट है। तो उस कंट्री को सबसे पहले तो मिलता है हाई लिविंग स्टैंडर्ड। जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको नए नए गुड्स जो है, मतलब ऐसे गुड्स जो आप अपने डोमेस्टिक नेशन में नहीं बना रहे हो, उन गुड्स, वो गुड्स भी आपको जो है वो मिलने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ऐसे गुड्स को अवेल कर सकते हो जो आपने आज तक देखी भी नहीं होंगी। तो विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस बहुत सारी गुड्स जो अदर नेशंस के अंदर डेवलप की जाती है बट आपके नेशन में नहीं है, तो वो सारी गुड्स आपके जो सिविलियंस है उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मार्केट का स्कोप बहुत ही क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, क्योंकि अब आप ओनली अपने इंडिया में सामान ना बना के बाहर भी भेज सकते हो। इफेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल का वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो आपकी कंट्री के अंदर अगर डिप्रेशन है तो आप अपने गुड्स को फॉरेन के अंदर जाके सेल कर सकते हो। तो जो आपके कंट्री पे जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस या इकोनॉमिक प्रेशर्स जो थे उनका इंपैक्ट आपके ऊपर ज्यादा नहीं पड़ेगा। रिस्क जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपने जो वो क्या कर दिया, अपना जो काम उसको डाइवर्सिफाई कर लिया। जब डाइवर्सिफिकेशन होगा तो उससे जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, मिटिगेट हो जाता है। फिर लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स मिलेगा, क्यों, क्योंकि अब आप सामान जो है वो अपने ओनली इंडिया के लिए ना बना के बाहर के लोगों के लिए भी बनाओगे। तो जब बल्क के अंदर आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। पोटेंशियल अनटैप्ड मार्केट, जो ऐसी मार्केट जो आज तक जो है, मतलब जिस मार्केट पे आप आज तक नहीं पहुंच पाए थे, विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस आप ऐसी मार्केट को भी जो है वो क्या करोगे, वहां पे जहां पे पोटेंशियल है लेकिन आप सामान नहीं बेचते थे, वो भी आप अपने दायरे के अंदर ले आओगे। अपॉर्चुनिटी मिलेगा एंड चैलेंजेस मिलेंगे, कहां पे, डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर। लेबर का डिवीजन होगा, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो अब आप जो है वो क्या करोगे, आप जो है वो ऐसे काम के अंदर अपना सारे सारे लेबर को एंगेज करोगे जहां पे आपको जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो क्या होगी, अराइज होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वर्ल्ड के अंदर बढ़ जाएगा। प्रॉपर यूज होगा किसका, रिसोर्सेज का। कल्चर भी क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे अभी हाल फिलहाल जो है हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा अपना रहे हैं, तो कल्चर भी जो है वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। और हम जो है वो क्या होगा, निट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी को किसके साथ में, अपने देश के साथ में। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। तो इंडियन मतलब इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जोड़ना, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या,
ग्लोबलाइजेशन। तो अगला कॉन्सेप्ट है किसका, ग्लोबलाइजेशन का, कि भाई ग्लोबलाइजेशन जो वो क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन को हम डिफाइन करेंगे, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, किसका, इंटीग्रेट और कन्वर्ज करते हैं इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कल्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जोड़ना, उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन यहां पे हम बात करेंगे तो चार तरीके का, एक है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या बताएगा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जब आप गुड्स एंड सर्विस को जो है इंटरनेशनल मार्केट में सेल परचेस करना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या, इकोनॉमिक सेंस के अंदर जो है ग्लोबलाइज हो गई है। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन का मतलब जो है वो क्या होता है, जब कैपिटल का जो मूवमेंट है, कैपिटल का जो फ्लो है वो क्या हो जाए, फ्री फ्लो हो जाए, तो हम बोलते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो फाइनेंशियली जो है वो क्या हो गई है, ग्लोबलाइज हो गई है। इजीली जो बाहर से पैसा आ सकता है, इजीली बाहर पैसा जा सकता है। फिर कल्चर, अगर मान लीजिए हम बाहर के कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, बाहर वाले हमारे कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, तो हम बोल देंगे कि हमारी जो कंट्री है वो कल्चर वे के अंदर जो है वो क्या हो गया, ग्लोबलाइज हो गई है। एंड पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, अगर हम लोग जो है वो लोगों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को यूज करना शुरू करें, या लोग हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अगर यूज करना शुरू करें, तो हम बोलेंगे कि हमारी कंट्री जो है वो पॉलिटिकल वे के अंदर जो है वो ग्लोबलाइज हो गई है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, तो सबसे पहले आएगा ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब वो है कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, वो सारे फैक्टर जो आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपनी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जोड़ने का काम करो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ड्राइवर। इसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। जैसे जैसे लिबरलाइजेशन होगा, जैसे जैसे अनवांटेड बैरियर्स को हटाया जाएगा इकोनॉमिक सेंस में, तो वैसे वैसे जो है वो क्या होगा कि कंट्री लिबरल होगी। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो रहा है तो कंट्री ग्लोबलाइज हो रही है। दूसरा, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो कंट्री ग्लोबलाइज हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में जैसे सुधार हो रहे हैं तो कंट्रीज जो वो ग्लोबलाइज हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, उसमें जितना सुधार हो रहा है, जितना जल्दी जो है आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हो, अपना सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेज सकते हो, उतना ही जो है ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रोल जितना बढ़ता जा रहा है, उतना कंट्रीज आपस में ग्लोबलाइज होती जा रही है। बहुत सारे मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन है, गेट हो गया, WTO हो गया, अंगटाड हो गया, ये ओपन हो रहे हैं। तो इनमें जब आप इनके मेंबर कंट्री बनते हैं तो आपको, आपके लिए कंपल्शन होती है कि आप भी जो है वो क्या होंगे, ग्लोबलाइज होंगे, सभी के साथ मिलकर के जो काम करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी बढ़ रहा है, लाइक फ्री ट्रेड एरिया हो गया, या आपका PTA हो गया। ठीक है, जैसे बहुत सारे अपना इंडियन अगर सेंस में बात करें तो सार्क, इंडिया जो सार्क नेशन का ग्रुप है। तो जैसे जैसे आप जो है वो क्या करोगे, अगर मान लो कोई भी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करोगे तो उसके लिए आप क्या करते हो, बैरियर्स को हटाते हो। तो इसका मतलब क्या, अगर आपने बैरियर्स को हटा दिया तो बाहर वाले आपकी कंट्री में आके सामान बेच सकते हैं, आप उनकी कंट्री में जाके सामान बेच सकते हो, तो क्या आप ग्लोबलाइज हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? यस। फिर मूव टुवर्ड्स द फ्रीयर मार्केट सिस्टम। आजकल जो है वो हम लोग जो है वो कैपिटलिज्म के ऊपर जो है वो जा रहे हैं। पहले था सोशलिज्म, सोशलिज्म के बाद में जो है अब जो है वो कंट्री जो है वो कोशिश करिए कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो क्या हो जाए, बन जाए। मतलब गवर्नमेंट अपना रोल बिल्कुल कम करे और प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो क्या करिए, बढ़ा रही है। तो ये भी एक बेसिकली मोटिवेटिंग फैक्टर है जो हमको दूसरों के साथ में जो है वो इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। फिर R&D कॉस्ट लगातार बढ़ रही है और R&D कॉस्ट को पूरा करने के लिए कंट्री यही करती है कि अपने नेशन में तो हम रिकवर नहीं कर सकते उसको, तो हम बाहर वालों से रिकवरी कर लेंगे। ग्लोबल एक्सपेंशन और बिजनेस ऑपरेशंस का, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, और ग्लोबल कस्टमर सेगमेंट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपका। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपको प्रेरित करते हैं कि आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जो है वो मिलकर के काम करना क्या करें, स्टार्ट करें। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। अब अगर आपको ये नापना हो, अगर आपको ये जानना हो कि आपकी कंट्री कितनी ग्लोबलाइज है, तो उसके लिए 3 तरह के इंडेक्स हमारे सामने जो है वो क्या है, अवेलेबल है। सबसे पहला होता है ट्रेड ओपननेस। ट्रेड ओपननेस के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे टोटल GDP के अंदर जो है कितना शेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, उसके मदद से हम लोग जान सकते हैं। जितना ज्यादा शेयर जो है हमारे GDP के अंदर जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होगा, उतना हम बोलेंगे हम क्या है, ग्लोबलाइज है। दूसरा KOF इंडिकेटर। KOF इंडिकेटर जो है इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है 3 इंडिकेटर लेके चलते हैं और 3 इंडिकेशंस के माध्यम से हम देखते हैं कि हम ग्लोबलाइज है या नहीं है। पहला है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, दूसरा सोशल, तीसरा कौन सा, पॉलिटिकल। तो यहां पे जो वेटेज रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में 36%, सोशल में 38% और पॉलिटिकल में 26%। तो KOF इंडिकेशन जो है, KOF इंडेक्स जो है ग्लोबलाइजेशन का, वो बेसिकली ये बताता है कि आपकी कंट्री कितनी ग्लोबलाइज है। 3 पैरामीटर के बेस पर हम लोग जो है ये बताते हैं। और तीसरा जो है वो है AT केयरनी, या उसको फॉरेन पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स बोलते हैं। इसके अंदर 12 वेरिएबल्स थे, उनको जो है वो 4 पार्ट के अंदर जो है वो क्या किया गया, ग्रुपिंग किया गया। यहां जो 4 वेरिएबल है वो कौन कौन सा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पर्सनल इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन एंड पॉलिटिकल। तो ये 4 इंटीग्रेशन के बेस पर जो है वो आप बताते हो कि आपकी कंट्री कितनी ग्लोबलाइज है। ठीक है, अब कुछ बेसिकली क्रिटिसिज्म क्या है, अगर आप जो है वो दूसरे नेशंस के साथ में मिलकर के काम करना स्टार्ट करोगे, जितने आप ग्लोबलाइज होगे, उसके फायदे तो हमने देख लिया, लेकिन नुकसान भी है। नुकसान क्या, सबसे पहला कि जो
प्लेयर्स हैं बेसिकली वो क्या है, अनइक्वल है। डेवलप्ड नेशन जो है वो अंडर डेवलपिंग के साथ में काम कर रहा है, तो कौन जीतेगा, डेवलप्ड नेशन जीतेगा। दूसरा, गैप जो है रिच और पुअर कंट्रीज के बीच में लगातार क्या बढ़ते जा रहा है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री बुरी तरह से वाइप आउट हो रही है, क्योंकि बाहर वाले जब आपके नेशन में आके काम करना स्टार्ट करेंगे तो उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, उनके पास मटेरियल बहुत जबरदस्त है, तो आपकी जो इंडस्ट्रीज है डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो उनके सामने टिक नहीं पाएंगी, तो वो वाइप आउट हो जाएंगी। फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो लगातार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, वोलेटिलिटी जो है आपके मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर के लोग जब आएंगे तो वोलेटिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो आपकी गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कल्चर आइडेंटिटी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखो आजकल हम जो है वेस्टर्न कल्चर को यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को लोगों ने अडॉप्ट कर लिया कि जो हमारा डोमेस्टिक कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म ही होते जा रहा है। एंड जो पावर है वो नेशन से जो है वो शिफ्ट हो जाएगी किसके पास में, एमएनसीज के पास, और कंपनी जो है पूरे देश को चलाने का काम करेंगे। तो ये इसके जो है वो क्या नुकसान है। अब कौन कौन सी ऐसी रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी है ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस के लिए, ठीक है। तो मतलब इमर्जिंग मार्केट कंपनीज जो है, जो भी कंपनीज होती हैं वो ऐसे कौन कौन सी बेसिकली वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। जब बाहर के लोग आपके कंट्री में आके काम करना स्टार्ट करेंगे तो अब आप उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके लिए 4 हमारे पास में जो है वो स्ट्रेटजी होती है। तो ये 4 हमारे पास में जो है वो रिस्पॉन्सिव स्ट्रेटजीज है, डोजर, कंटेंडर, डिफेंडर और एक्सटेंडर। सबसे पहले नंबर पे जो है वो आ रहा है क्या, डिफेंडर। डिफेंडर के अंदर जो है क्या होगा, जब प्रेशर टू ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या लो है, मतलब ज्यादा ग्लोबलाइज होने का प्रेशर भी नहीं है, और लोकल कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो लाई करते डीप अंडरस्टैंड कि आपको अपनी मार्केट की पूरी क्या नॉलेज है। तो अब यहां पे जो है वो आप डिफेंसिव स्ट्रेटजी को क्या करोगे, ऑप्ट करोगे, और अपना फोकस जो है किस पे करोगे, लोकल एसेट इन द मार्केट सेगमेंट, जहां पे एमएनसी जो है वो क्या वीक है। तो आप इंडिया में रहोगे और इंडिया में रह के काम करोगे, और ऐसे जगह पे ऐसे एरिया में फोकस करोगे जहां पे एमएनसी क्या है, वीक है। दूसरा जो स्ट्रेटजी है वो है एक्सटेंडर का। एक्सटेंडर के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब इंडस्ट्री प्रेशर टू ग्लोबलाइज है वो क्या, वो तो लो है, लेकिन कंपनी के पास में ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव स्किल है, ठीक है, ये ऐसी एसेट है जिसको बाहर भेजा जा सकता है। तो कंपनी यहां पे जो है वो क्या करेगी, अपनी मार्केट को एक्सपेंड करने फोकस करेगी। आप बाहर वाले अगर आपकी कंट्री में, तो आप भी उनकी कंट्री में जाके सामान को बेचना क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। तो एक्सपेंड करेंगे मार्केट सिमिलर टू होम बेस यूजिंग कॉम्पिटेंसी डेवलप्ड एट होम। फिर एक है डोजर। डोजर के अंदर क्या, जब कंपीटिंग इंडस्ट्री विद हाई ग्लोबलाइज प्रेशर इज ए हाईली डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द लोकल कंपनी, तो सिचुएशन जो है वो हाईली वल्नरेबल हो जाएगा व्हेन द कॉम्पिटिटिव एसेट्स बेस्ड ऑन द सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग द लोकल मार्केट आर नीदर एडिक्वेट टू फेस द कंपटीशन फॉर द एमएनसी इन द होम कंट्री, नो ट्रांसफरेबल। तो ऐसे सर्कमस्टेंस के अंदर भाई लोकल कंपनी जो उस पर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो लोकल कंपनी हैव नो अदर ऑप्शन टू डोज द कंपटीशन। और लास्ट है वो क्या, कंटेंडर। कंटेंडर के अंदर क्या है, व्हेन हाई प्रेशर टू ग्लोबलाइजेशन है एंड कंपीटिटिव एडवांटेज है दैट कैन बी लीव, जिसको आप बाहर भेज सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पे जो है वो क्या होगा, तो फोकस करेंगे और अपग्रेड देयर कैपेबिलिटी एंड रिसोर्स इन द निश सेगमेंट टू मैच मल्टीनेशनल ग्लोबली। ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन कंपनी अचीव करते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन देयर निश सेगमेंट। तो हम जो है वो बाहर जाके सामान जो है बेचना शुरू करेंगे। तो अगर मान लो कंट्रीज जो है वो क्या ग्लोबलाइज होंगी, तो बाहर वाले आपके नेशन में आएंगे, अब आपके नेशन में आके काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आप उनके ऊपर कैसे रिस्पोंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए 4 बेसिकली यहां पे क्या है, स्ट्रेटजीज है। अब आएगा बैरियर। इंटरनेशनल बिजनेस जब आप करना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर कुछ हमारे बैरियर्स हैं। सबसे पहला है आपके टैरिफ बैरियर, उसके बाद पढ़ेंगे नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर में जो है वो क्या हमारा, हम बेसिकली बात करते हैं ड्यूटी के बारे में। सबसे पहले ड्यूटीज जो लगती है, जो मतलब बेसिकली जब आप बाहर से कोई भी सामान को मंगाते हो, ठीक है, तो आप कस्टम के दायरे में चले जाते हो, वहां पे कस्टम ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी 2 तरीके की होती है, एक होता है इंपोर्ट ड्यूटी, बाहर से गुड्स मंगाओगे तो आने वाली गुड्स के ऊपर एक टैक्स पे करना पड़ता है, इंपोर्ट ड्यूटी। और अगर आप गुड्स बाहर बेचोगे तो बेचने वाली गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट आपसे एक टैक्स जो है वो चार्ज करते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। जनरली एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो बिल्कुल नील होता है और बहुत ही कम गुड्स के ऊपर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो यही चाहती है कि बाहर जो सामान जाए वो सस्ते रेट पे जाए, जिससे फायदा जो है वो ये हो कि जितना एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेगा उतना ही जो है वो गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अब ओरिजिन के बेस पर ड्यूटी 2 तरह की, एक है एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक है इंपोर्ट ड्यूटी। अगर गुड्स जो है वो बनाइए कहां पे, इंडिया में, और इंडिया में बना के आप एक्सपोर्ट करने वाले, तो उसके ऊपर जो आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा, डेट इज नोन एज एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, अगर आप गुड्स बाहर से क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, ऐसे गुड्स को मंगा रहे हो जिसका डोमिसाइल इंडिया का नहीं है, तो ऐसे गुड्स के ऊपर आपको एक टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं क्या, इंपोर्ट ड्यूटी। फिर क्वालिफिकेशन के बेस पर ड्यूटी 3 तरीके की होती है। एक होता है आपका स्पेसिफिक। जब टैक्स जो है वो लगता है ऑन द बेस ऑफ द यूनिट्स के बेस पर, ठीक है ना, पर यूनिट के बेस पर केजी के बेस पर, उसको बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक ड्यूटी। जब टैक्स लगता है ऑन द बेस ऑफ द
वैल्यू के बेस पर, अमाउंट के बेस पर, तो उसको बोलते हैं एड वैलोरम। और जब टैक्स लगता है, जब ड्यूटी जो है वो इंपोज की जाती है ऑन द बेस ऑफ बोथ द, किसके बेस पर, ऑन द बेस ऑफ बोथ द वैल्यू एंड द क्वांटिटी, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंबाइंड ड्यूटी। फिर पर्पस के बेस पर ड्यूटी दो तरह की, एक है रेवेन्यू और एक है कौन सा, प्रोटेक्टिव। रेवेन्यू टैरिफ जो है वो जनरली यहाँ पे रेट ऑफ जो ड्यूटी रहेगा वो बहुत ही क्या रहेगा, कम रहेगा, लेकिन प्रोटेक्टिव टैरिफ के अंदर रेट ऑफ ड्यूटी जो है वो क्या रहेगा, बहुत ही हाई रहेगा। प्रोटेक्टिव टैरिफ दो तरह की है, एक है एंटी डंपिंग, एक है काउंटरवेलिंग। एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है डंपिंग के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा टैक्स जो लगाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। और जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी होती है वो क्या होती है, बेसिकली फॉरेन गवर्नमेंट ने अपने एक्सपोर्टर्स को जो है वो क्या दिया था, कुछ एडवांटेज दे दिया था, ठीक है ना। उस एडवांटेज को नलीफाई करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा टैक्स जो लगाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। फिर रिलेशन के बेस पर ड्यूटी दो तरीके की, एक है सिंगल कॉलम, एक है डबल कॉलम। सिंगल कॉलम के अंदर क्या होगा, सभी नेशन से आप जो है वो क्या करोगे, एक ही टैक्स रेट जो क्या करोगे, चार्ज करोगे। और डबल कॉलम के अंदर आप जो है वो क्या करोगे, यहां पे दो रेट ऑफ टैक्सेस जो है वो रहेंगे। जो आपके MFN है, मोस्ट फेवर्ड नेशन है, जो आपके नेबरिंग कंट्री या आपकी ऐसी मतलब दोस्त हैं, जो कंट्री आपके दोस्त है, उनसे आप कम रेट ऑफ ड्यूटी चार्ज करोगे और बाकी से नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी आप क्या करोगे, चार्ज करोगे। फिर नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है कोटा। कोटा के अंदर बेसिकली गवर्नमेंट एडवांस के अंदर फिक्स कर देती है कि कितनी क्वांटिटी जो है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोटा। तो वैसे जो टैरिफ बैरियर होते हैं ना, टैरिफ बैरियर का इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर का इंपैक्ट जो पड़ता है क्वांटिटी के ऊपर, मतलब जो गुड्स आप बाहर से मंगा रहे हो उनकी क्वांटिटी कितनी रहेगी उसके ऊपर जो इंपैक्ट पड़ेगा वो है कौन सा, नॉन टैरिफ। दूसरा है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के अंदर बेसिकली गवर्नमेंट जो एडवांस के अंदर स्टैंडर्ड सेट कर देगी और ये बोल देगी बिलो स्टैंडर्ड गुड्स को इंपोर्ट करना ही नहीं है। तीसरा डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आपकी कंपनी पिट चुकी है, ठीक है, तो और आप गवर्नमेंट के पास में गए और आप ये बोल रहे हो भाई मेरे को बेल आउट पैकेज प्रोवाइड करवा दो, तो गवर्नमेंट यहां पे क्या बोलती है कि आपको बेल आउट पैकेज दे देंगे, प्रोवाइडेड आप कसम खाओ कि अब आप बाहर से सामान को इंपोर्ट नहीं करोगे। प्रोडक्ट लेबलिंग, कंट्रीज ये भी जो है वो कंडीशन लगा सकते हैं कि बाहर से जो भी सामान क्या होगा, इंपोर्ट होगा, उसके ऊपर जो है हमारे लोकल लैंग्वेज का जो है वो लेबल चिपका होना चाहिए। पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, कंट्री ये भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि बाहर से जो भी गुड्स आप जो है वो क्या होगा, इंपोर्ट होगा, तो उसके ऊपर जो है उसकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए कि जो रीयूजेबल नेचर की, जो हमारे एनवायरमेंट को जो है वो बैड इंपैक्ट ना डाले। फिर काउंसिल ऑफ फॉर्मेलिटी, कंट्री से ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कि बाहर से अगर कोई भी गुड्स अगर हम इंडिया में तभी आएंगे जब हमारे जो काउंसलेट स्टेशन है जो आपके नेशन के अंदर है, ठीक है, मतलब हमारे जो एम्बेसी अलग अलग देशों में है उनसे आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, कंट्री जो है वो इंपोर्टर के ऊपर ये भी कंडीशन लगा सकती है कि जब कभी भी आप बाहर से कोई भी गुड्स मंगाने की सोचे तो सबसे पहले ये देख लो कि क्या उसका पेमेंट करने के लिए एडिक्वेट फॉरेन करेंसी आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। और अदर कुछ बैरियर्स और होते हैं लाइक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो गया, टेक्निकल फॉर्मेलिटी हो गया, एक्सेट्रा। एक टर्म आएगा टेरिफिकेशन। टेरिफिकेशन का मतलब जो है वो क्या होता है, टेरिफिकेशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर को कन्वर्ट करती है किसमें, टैरिफ बैरियर में, ठीक है। और टैरिफ बैरियर भी जो है वो कैसे होते हैं, बाउंड नेचर के, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेरिफिकेशन। तो टेरिफिकेशन जो है एक एफर्ट है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं ऑल एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर नॉन टैरिफ बैरियर को टू ट्रेड इनटू द बाउंड टैरिफ में, ठीक है। और बाउंड टैरिफ का मतलब जो पहले जो बाउंड नेचर का है इसका मतलब मैक्सिमम लिमिट जिसकी बता दी जाएगी उससे ऊपर गवर्नमेंट कभी भी टैक्स नहीं लगाएगी। तो बेसिकली नॉन टैरिफ बैरियर को टैरिफ बैरियर में कन्वर्ट करना इज नोन एज द टेरिफिकेशन। इसके बाद है इंटरनेशनल बिजनेस की अप्रोच। इंटरनेशनल बिजनेस की अप्रोच के अंदर बेसिकली चार तरह की अप्रोच है। सबसे पहले नंबर पे आएगा एथनोसेंट्रिक, ईपीआरजी बोलते हैं, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। सबसे पहले नंबर पे एथनोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर कंट्री जो है वो क्या करती है, कंट्री के एथिनिक बिलीफ इतने स्ट्रॉन्ग है कि कंट्री जो है वो सामान बनाएगी अपने हिसाब से और बस क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको बाहर क्या कर देगी, एक्सपोर्ट कर देगी, ये मान के कि बाहर वालों की भी डिमांड और बाहर वालों की भी जो पसंद है वो हमारी कंट्री जैसी ही होगी। मतलब कंट्री अंडर द एथनोसेंट्रिक अप्रोच व्यू करती है फॉरेन नेशन को ऐसे क्या, एज एन एक्सटेंशन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट। तो डोमेस्टिक हम ये मानते हैं कि फॉरेन कंट्री क्या है, डोमेस्टिक मार्केट का ही एक्सटेंशन है। तो अंडर द एथनोसेंट्रिक अप्रोच डोमेस्टिक कंपनी व्यू करते हैं फॉरेन मार्केट को एज एन एक्सटेंशन टू द डोमेस्टिक मार्केट। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच के अंदर हम लोग जो क्या करते हैं, हमको समझ में आता है कि उनका जो डिमांड पैटर्न है वो अलग है, हमारा यहाँ डिमांड पैटर्न अलग है। अब हम जो है वो दो तरह का सामान बनाएंगे, हम अपने देश के लिए सामान अपने एथिनिक बिलीफ के हिसाब से बनाएंगे और बाहर वालों के लिए सामान जो है उनके डिमांड पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलीसेंट्रिक। यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, एक सब्सिडी ओपन कर देगी फॉरेन मार्केट में और वो फॉरेन सब्सिडी जो होती है ना वो उनके हिसाब से जो सामान को क्या करेगी, बनाएगी। इसका मतलब ये है कि अब दो तरीके का गुड्स बनेगा, होम नेशन के लिए अलग और होस्ट नेशन के लिए अलग। तीसरा जो है वो है रीजियोसेंट्रिक। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जिस एरिया में जाके मतलब जिस फॉरेन कंट्री में जाके हमने काम स्टार्ट किया है वहां के और एरियाज के अंदर भी हम लोग काम करना क्या कर देंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। वहां पे वेरियस सब्सिडीज जो है वो ओपन करने क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रीजियोसेंट्रिक। और लास्ट जो है वो कौन सा, जियोसेंट्रिक। अंडर द जियोसेंट्रिक हम जो है पूरे एंटायर वर्ल्ड को एज ए
एक सिंगल विलेज के तौर पे देखेंगे, और अब जो है वो हम क्या करेंगे, कंपनी व्यू करेंगे एंटायर वर्ल्ड को एज ए सिंगल कंट्री, और कंपनी अब यहां पे जो है वो क्या करती है, पूरे वर्ल्ड में सामान जो है वो बनाना स्टार्ट करेगी। तो यहां पे कंट्री जाएगी तो ग्लोबल, लेकिन एक्ट करेगी लोकली, मतलब हर देश के अंदर सामान जो है वो बना बना के बेचेंगे, लेकिन उनके एनवायरमेंट के हिसाब से। अब स्टेजेस की बात करें इंटरनेशनल बिजनेस के, स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, तो 5 स्टेज होती है। सबसे पहले होता है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक के बाद में आएगा आपका इंटरनेशनल, इंटरनेशनल के बाद में आएगा एमएनसी, एमएनसी के बाद में ग्लोबल, और ग्लोबल के बाद में ट्रांसनेशनल। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती है? डोमेस्टिक कंपनी वो है जो डोमेस्टिकली सामान जो है, मतलब एक इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो एक कंपनी जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई और वो इंडिया में ही सामान जो है वो क्या करती है, बनाती है और इंडिया में ही बेचने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डोमेस्टिक। इंटरनेशनल कंपनी जो वो कौन सी होती है? इंटरनेशनल कंपनी वो होती है जो इंडिया के अंदर रहेगी, जैसे इंडियन कंपनी, उसको इंटरनेशनल कब बोलूंगा? जब वो इंडिया में है, इंडिया के अंदर सामान बना रही है, और जो उसका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया, उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को वो फॉरेन के अंदर क्या करेगी, बेच के आएगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल कंपनी। मतलब होम कंट्री वाला ही सामान होगा जो आप एक्सपोर्ट करोगे। तो यहां पे यहां पे जो कंपनी की जो आइडियोलॉजी होती है वो एथनोसेंट्रिक होती है, क्योंकि कंपनी ये मानती है कि जो फालतू बच गया बाहर वाले उसको आराम से जो वो क्या कर लेंगे, परचेस कर लेंगे। फिर आएगा एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो होती है जो कई सारे नेशन में जाके, मतलब 6-7 नेशन में जाके काम करेगी, लेकिन अब यहां पे सामान जो बनेगा उन नेशन के अकॉर्डिंग बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो बनाया आप उसी को ही आगे बेचोगे, नहीं। आपको यहां पे समझ में आता है कि जो फॉरेन मार्केट है उनकी डिमांड पैटर्न अलग है, हमारा डिमांड पैटर्न अलग है, तो अब सामान जो है फॉरेन के लिए सामान फॉरेन के हिसाब से बनेगा, हमारे लिए सामान हमारे हिसाब से बनेगा। इसके बाद आएगा ग्लोबल। ग्लोबल कंपनी वो जो पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करना स्टार्ट करती है, जिसका 100-150 नेशन के अंदर वो काम करना स्टार्ट करती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबल कंट्री। तो ग्लोबल कंपनी जो है वो क्या करती है, ऐसा हो सकता है कि वो एक ही नेशन में सामान को बना के हर नेशन में बेचे, या अलग अलग नेशन में सामान को बना के एक नेशन में बेचे, ऐसा हो सकता है। और फिर आएगा ट्रांसनेशन कंपनी। ये क्या है? ऐसी ग्लोबल कंपनी जो अपने एरिया के अंदर बहुत ही क्या होती है, बढ़िया एक्सेल पोजीशंस के ऊपर होती है, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांसनेशन कंपनीज। इसके बाद कौन कौन से एक्ट है जो फॉरेन ट्रेड को गवर्न करते हैं? तो एक तो एफटीडीआर, ये बेसिकली गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाएगी। दूसरा है कस्टम एक्ट, जिसके जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जो है वो है कौन सा, कस्टम एक्ट, कि कैसे आपको इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी का कलेक्शन कैसे करना है, तो वो सब प्रोविजन कहां लिखा हुआ है, कस्टम एक्ट में। और एक कस्टम टैरिफ एक्ट, यहाँ पे टैक्स का जो रेट रहेगा, किस रेट से टैक्स वो चार्ज किया जाएगा, वो सब कहां लिखा हुआ है, कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर। इसके बाद आएगा किस तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो उसके लिए अलग मोड आपको जो प्रोवाइड कर रखे हैं। एक है ट्रेड रिलेटेड मोड, एक है आपके कॉन्ट्रेक्चुअल, और एक है कौन सा, इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले नंबर पे जो आएगा वो है कौन सा, ट्रेड रिलेटेड मोड। ट्रेड रिलेटेड मोड जो है इसके अंदर सबसे पहले आता है कौन सा, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या, इंडिया में सामान को बना के और बाहर क्या करना, बेचना, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। ये दो तरीके का है, एक है आपका डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। जब आप डायरेक्टली जो है वो बाहर के कस्टमर को सामान जो है वो क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, उसको बोलेंगे डायरेक्ट। जब आप किसी एक मीडियोकर को, एक्सपोर्ट हाउसेस को जो है वो बीच में लेकर के जो है वो क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। तो यहां पे बेसिकली एक्सपोर्ट हाउस या ट्रेडिंग हाउस होंगे, उनको आप मीडियोकर के तौर पे आप उनको सामान दोगे और वो आपके सामान को आगे बेचने का काम करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। फिर आएगा पिगी बैंकिंग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट। पिगी बैंकिंग के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, फॉरेन जो कंट्री है, फॉर कोई भी जिस नेशन में हमने जाना है उस कंट्री में कोई भी हमारी कोई भी वहां की कोई कंपनी होगी, उसके साथ में हम कोलैबोरेशन करेंगे और उसके मार्केटिंग चैनल्स को जो है वो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पिगी बैंकिंग। फिर आएगा काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड जो कई तरीके का है, सबसे पहले नंबर पे यहां पे जो आ रहा है वो है कौन सा, बार्टर। बार्टर के अंदर बेसिकली क्या, मनी वैल्यूएशन नहीं होगा, यहां पे जो है वो वन टाइम में क्या होगा, मैं आपको जो है वो क्या करूंगा, ये पेन दूंगा, बदले में मुझे माउस दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बार्टर। तो यहां पे क्या होगा, वन टाइम डायरेक्ट और साइमल्टेनियस एक्सचेंज होगा किसी का प्रोडक्ट का, और द इक्वल वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग वैल्यू एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो दो ट्रांजैक्शन होगी लेकिन सेम टाइम पे होंगी, एक लेने का और एक देने का। दूसरा है काउंटर परचेज। काउंटर परचेज है, इसको पैरेलल बार्टर भी बोला जाता है, ठीक है। यहां पे मनी वैल्यूएशन करोगे, जो भी सामान आप बेच रहे हो उसका पहले मनी वैल्यूएशन होगा, फिर यहां पे आप जो है वो क्या करोगे, अपना सामान बेचोगे, फिर प्रॉमिस करोगे कि मैं फ्यूचर में आपसे वो सामान को जो है वो क्या करूंगा, परचेज करूंगा, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एट ए स्पेसिफिक प्राइस, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, काउंटर परचेज। तीसरा कंपनसेशन ट्रेड। कंपनसेशन ट्रेड जो है इसको बोलते हैं जब दो डिफरेंट टाइम पर आप जो है ट्रांजैक्शन करोगे, यहां पे बेसिकली जो वो क्या होगा, कंपनसेशन ट्रेड में आप जो है दूसरी कंपनी को जो है वो क्या करोगे, कैपिटल गुड्स प्रोवाइड करोगे, और रिटर्न में जो है वो क्या करोगे, उस कैपिटल गुड्स से जो प्रोडक्ट बना है उसको जो है वो आप क्या करोगे, परचेज करने का काम करोगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंपनसेशन ट्रेड। और फिर आएगा आपका स्विच ट्रेडिंग। इसके अंदर ये प्रैक्टिस है जिसके अंदर एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी की ऑब्लिगेशन को जो है वो क्या करती है, टेक ओवर कर लेती है, ठीक है, और ये बोलते हैं कि
मतलब ए कंपनी ने कोई गुड्स परचेस करनी थी, बी कंपनी बोलती है ए को कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे जो है वो गुड्स को क्या कर लूंगा, परचेस कर लूंगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्विच ट्रेडिंग। फिर है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान को इधर उधर बेचना है तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। कंट्रेक्चुअल मोड फिर आएंगे आपके दूसरे, पहला था ट्रेड रिलेटेड मोड, दूसरे नंबर पे आएंगे कंट्रेक्चुअल मोड। एक कंट्री जो है, एक कंपनी जो है वो दूसरे नेशन के अंदर कंट्रेक्चुअल मोड्स के माध्यम से भी जा सकती है। उसमें सबसे पहले आएगा इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। इसके अंदर इसमें दो कंपनी होंगी, एक अपनी डोमेस्टिक और एक होगी फॉरेन की। इसमें दोनों कंपनी जो है वो क्या करेंगी, ईच कंट्रीब्यूट डिफरेंट कैपेबिलिटी, हर कंपनी जो है वो अपनी डिफरेंट कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ और अलायंस को क्या करेगी, यूज करेगी। ठीक है, नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। फिर आएगा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अगर मान लो आपको लगता है कि इंडिया में सामान बनाएंगे तो अपने को महंगा पड़ता है, और वही सामान अगर हम चाइना बनाएंगे तो वहां से अपने को रॉ मटेरियल बहुत सस्ता पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, चाइना की एक कंपनी को जो है वो क्या कर दोगे, ऑर्डर दे दोगे, उसके साथ एक क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब वो आपको सामान चाइना में बना के और आपकी कंट्री के अंदर जो क्या करेंगे, भेज देंगे आपके नाम का। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है चीपर रॉ मटेरियल का बेनिफिट उठाने के लिए, जान ले। फिर आएगा इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो आपके पास में कोई टेक्निकल स्किल्स है, मैनेजमेंट नो हाउ है, तो दूसरी कंपनीज आपके साथ में टाई अप करती है कि आप हमको ये सिखा दो, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर आएगा टर्न की के अंदर अगर आपके पास में जो है वो क्या है, आपकी कोई कोर कंपिटेंसी है जिसके अंदर आप जो है वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट, मशीनरी, फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करवाते हो, तो वहां पे आएगा टर्न की। अब इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि हमारी जो टेक्निकल नो हाउ है उसके बेस पर दूसरे नेशन में जाएंगे और वहां पे जाकर के हम लोग जो है वो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को जो है वो लगाने का काम करेंगे और बदले में अपने को क्या मिलेगा, पैसा। अब ये टर्न के प्रोजेक्ट जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। एक है बीटी बोलते बिल्ड एंड ट्रांसफर, हम दूसरे के नेशन में जाएंगे, वहां पे सामान को बनाएंगे और बना के उनको देके बिल्ड करेंगे और उनको फिर ट्रांसफर करके वापस आ जाएंगे अपने फीस लेकर के। इसको बोलते हैं बिल्ड एंड ट्रांसफर। एक है बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, हम दूसरे नेशन में जाएंगे, वहां पे जाके कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे वहां पे बहुत बड़ा जो है वो एक डैम बनाएंगे, डैम बनाने के बाद उसको कुछ समय तक ऑपरेट करेंगे, देखेंगे कोई कमी तो नहीं, और फिर उस कंट्री के गवर्नमेंट को ट्रांसफर करके वापस आ जाएंगे। और एक है बीओओ, बिल्ड ऑपरेट ओन, वहां पे जाएंगे फॉरेन में जाके सामान बनाएंगे, बनाने के बाद ऑपरेट करेंगे और फिर उसको ओन कर लेंगे जब तक हमको हमारा पैसा नहीं मिल जाता। इसको बोलते हैं बीओओ। एग्जाम्पल दिया था जैसे वो रोड पे जो टोल टैक्स लगता है, तो वो एग्जाम्पल है किसका, बीओओ का। फिर आएगा इंटरनेशनल लीजिंग। इंटरनेशनल लीजिंग जी के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, फर्म जो है वो अपने टेंजिबल एसेट्स को जो है वो दूसरे नेशन के किसी पर्सन को जो है वो क्या करते हैं, किराए पर देती है और बदले में उससे लीज रेंट जो है वो क्या करती है, चार्ज करती है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लीजिंग। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, इसके अंदर फर्म जो है वो अपने नो हाउ को, अपना कोई फॉर्मूला जो है वो फॉरेन नेशन के किसी कंपनी को जो है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं और बदले में उससे जो है वो क्या करते हैं, रॉयल्टी चार्ज करते हैं। उसको बोलते हैं इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। और फिर आएगा फ्रेंचाइजी। इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है लाइसेंसिंग का। इसके अंदर हम अपना फॉर्मूला तो देते हैं, साथ में हम हमारा नाम भी देंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको बिजनेस ऑपरेशन को कैसे करना है। उसको बोलते हैं इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बोर्ड। इन्वेस्टमेंट बोर्ड के नाम पे सबसे पहले आएगा ओवरसीज असेंबली और मिक्सिंग। इसके अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, अपना स्पेयर पार्ट तो अपनी कंट्री में बनाएंगे और उन स्पेयर पार्ट को बाहर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और वहां पे जाके जो है नॉकडाउन पोजीशन में अपने सामान को लेके जाएंगे और वहां पे उसको जो है जोड़ तोड़ करके और फिनिश प्रोडक्ट बना के वहां पे क्या करेंगे, बेचेंगे। तो उसको बोलते हैं ओवरसीज असेंबली एंड मिक्सिंग। मतलब असेंबली ऑपरेशन हम जो है वो फॉरेन मार्केट में करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे है आपका जॉइंट वेंचर, विदेश जो भी फॉरेन कंपनी है उनके साथ मिलकर जो है वो काम करेंगे। ठीक है ना, जॉइंट वेंचर। अब ये तीन तरीके होते हैं, मेजॉरिटी, इक्वल और आपका कौन सा, माइनॉरिटी। ठीक है। फिर आएगा होली ओन्ड सब्सिडी। अगर आप दूसरी कंपनी के 100% शेयर को क्या कर लो, एक्वायर कर लो, उसको बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडी। अब ये दो तरीके का है। जब भी फर्म, कोई भी फर्म जो है वो बाहर जाके ओवरसीज में अगर पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो वहां पे जो है वो दो तरीके से रहेगा। या तो होगा ग्रीन फील्ड, मतलब आप फॉरेन में गए और फॉरेन में जाके नई सिरे से सारा का सारा काम करो, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। एक होगा आपका मर्जर एंड एक्विजिशन। इसके अंदर बेसिकली जब आप फॉरेन में गए और वहां पे जाके दूसरी कंपनी से मिलकर के जो है वो क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। तो अगर आप बाहर के नेशन में गए और दूसरी कंपनी के साथ मिलकर के जो है वो नई सिरे से काम कर रहे हो, दूसरी कंपनी के साथ मिलकर, लेकिन नई सिरे से, मतलब ग्रीन फील्ड है लेकिन M&A के साथ है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्राउन फील्ड। फिर आएगा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें अगर मान लीजिए तो वो दो तरह की, एक है आपका FDI और एक है FPI। FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर बेसिकली जब अगर मान लो दूसरी का, अगर आप जो है वो फॉरेन की किसी भी कंपनी के 10% या उसके ज्यादा शेयर को अगर क्या करते हो, एक्वायर करते हो, तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, FDI। और अगर 10% से कम शेयर को आप एक्वायर करते हो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, FPI। FDI होता है कंट्रोल पर्पस के लिए और FPI होता है किसके लिए, बेसिकली प्रॉफिट के लिए। ठीक है जी। इसके बाद में था रीजन क्या है, हम FDI क्यों करते हैं, तो सबसे पहला कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमको अगर मान लो महंगी पड़ती है तो हम ये सोचते हैं यार सामान यहां पे बना के वहां भेजेंगे, इससे बेटर है उसी कंट्री में सामान को क्या कर लेंगे, बना लेंगे। फिर लायबिलिटी ऑफ फॉरेननेस होती है।
आप सिलेक्शन कैसे करेंगे? किसी भी एफडीआई डेस्टिनेशन में अगर आपको जाना है, मतलब किस नेशन में जाके आप जो है वो बिजनेस ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आप देखते हो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनपुट मेरे को सस्ता आएगा नहीं आएगा, फिर देखो वेज रेट वहां पे सस्ता है या नहीं है, फिर टैक्स वहां पे कम है या नहीं है, इनपुट की कॉस्ट कम आएगी नहीं आएगी, लॉजिस्टिक का कॉस्ट जो है वो कम आएगा नहीं आएगा, और मार्केट डिमांड वहां पे अच्छी है या नहीं है। तो इनके बेस पर, ये अलग अलग पैरामीटर्स है, इनके बेस पर आप डिसाइड करते हो किसी भी कंट्री को जहां पे जाके आप सामान को बना के और बेचना स्टार्ट करोगे। ठीक है। आप टाइप ऑफ एफडीआई के नाम पे सबसे पहले जो है वो एफडीआई आती है कौन सा? ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेस पर दो तरह की, एक है इनवर्ड, एक है आउटवर्ड। अगर बाहर से पैसा आपके नेशन में आता है तो उसको बोलेंगे इनवर्ड एफडीआई। अगर इंडिया से पैसा बाहर की कंपनीज के अंदर लगता है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? आउटवर्ड एफडीआई। फिर आएगा हॉरिजॉन्टल एक्टिविटी के बेस पर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बैक और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पहला हॉरिजॉन्टल, अगर मान लो हम जो है वो बाहर कि किसी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है, उसी के अंदर अगर पैसा लगाएंगे उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल में क्या करेंगे? जब डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं क्या? वर्टिकल। एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो बोलेंगे फॉरवर्ड, एक स्टेप नीचे आएंगे तो उसको बोलेंगे क्या? बैकवर्ड वर्टिकल। ठीक है। फिर आएगा कॉन्ग्लोमरेट। जब हम जो है वो बाहर किसी ऐसी कंपनी के अंदर पैसा जो है वो क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं जो हमारे बिजनेस लाइन से बिल्कुल क्या है? टोटली डिफरेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉन्ग्लोमरेट। फिर आएगा जी रिसोर्स सीकिंग एफडीआई ऑब्जेक्टिव के बेस पर। एक है रिसोर्स सीकिंग। रिसोर्स सीकिंग के अंदर अगर हम बाहर पैसा लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बाहर से रिसोर्सेज को जो है वो बाय करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। फिर एफिशिएंसी, अगर हम बाहर पैसा जो है वो क्या करें? इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि बाहर से चीपर लेबर का हम यूज करना चाहते हैं, एफिशिएंसी को अगर हम परचेस करना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई। एंट्री मोड के हिसाब से ग्रीनफील्ड, नए सिरे से काम करना, अकेले ग्रीनफील्ड। मर्जर एक्विजिशन, मिलकर के काम करना। और ब्राउनफील्ड जो क्या होता है? नए सिरे से काम करेंगे लेकिन लोगों के साथ में मिलकर के करेंगे। फिर सेक्टर के बेस पर जो है इंडस्ट्रियल एफडीआई, ये कौन सा होता है? अगर मान लो बाहर से कोई पैसा एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में आता है, किसी स्पेसिफिक लाइक ऑटोमोबाइल के अंदर आ रहा है या मेडिकल के अंदर आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? इंडस्ट्रियल एफडीआई। नॉन इंडस्ट्रियल एफडीआई, जब अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की जा रही है फॉरेन फर्म के द्वारा इन द सर्विस सेक्टर में तो उसको बोलेंगे नॉन इंडस्ट्रियल एफडीआई। फिर स्ट्रेटेजिक मोड के बेस पर एक्सपोर्ट को स्ट्रेटेजिक मोड के बेस पर हम क्यों करते हैं एफडीआई? हम एक्सपोर्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम यहां से सामान को बना के पहले भेजते थे यूएस में, ठीक है, एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम ये चाहते हैं यार बारी बारी क्यों एक्सपोर्ट करना, एक काम करो यूएस में ही अपने एक सब्सिडरी को ओपन करो और वहीं पे जाकर सामान को बनाएंगे, वहीं पे बेच देंगे उसी नेशन में। तो ये भी एक हमारा जो है वो क्या है? मोड है। एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म हम डेवलप करना चाहते हैं, डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, ये सब। अब अपने इंडिया में एफडीआई के फ्लो को बढ़ाने के लिए एक डिपार्टमेंट हमने क्रिएट किया हुआ है जिसको बोलते हैं डीपीआईआई। तो डीपीआईआई जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड। ये जो डीपीआईआई है इसको जो है 27 जनवरी 2019 को जो बनाया गया। ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर ओवरऑल डेवलप इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए, ठीक है, ओवरऑल इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए। और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर फैसिलिटेट एंड इंक्रीज द एफडीआई फ्लो टू द कंट्री। तो अपने देश के अंदर एफडीआई के फ्लो को बढ़ाने के लिए बेसिकली एक डिपार्टमेंट हमने क्रिएट किया हुआ जिसको बोलते हैं डीपीआईआई। ठीक है जी। अब ये कुछ कंडीशंस देख लेना एक बार। सेक्टर स्पेसिफिक कंडीशन एफडीआई, ये कुछ प्रोहिबिटेड सेक्टर है, इनके अंदर विदेशी पर्सन कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लॉटरी बिजनेस हो गया, गैम्बलिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, टीडीआर, ये सब, ठीक है। फिर परमिटेड सेक्टर वो होते हैं जिसके अंदर बाहर के पर्सन अपने इंडिया के अंदर आके जो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? परमिटेड सेक्टर। अब परमिटेड सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके से यहाँ पे जो है पैसा आता है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट से और एक आएगा आपका गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब ये है कि बाहर वाला इंडिया के अंदर आके पैसा लगा सकता है बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, और ऑटोमेटिक में बाहर वाला इंडिया में आके पैसा तो लगा सकता है लेकिन पैसा लगाने के लिए पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? गवर्नमेंट रूट। ठीक है, तो ये लिमिट जो है वो याद कर लेना एक बार, सॉरी। अब है कॉस्ट एंड बेनिफिट एफडीआई। एफडीआई का फायदा और नुकसान क्या होगा? तो सबसे पहले होम कंट्री को, होम कंट्री मतलब अगर आपने बाहर पैसा लगाया, इंडिया ने अगर मान लो यूएस के अंदर पैसा क्या किया? इन्वेस्ट किया है, तो इंडिया को फायदा क्या? सबसे पहले ये है अगर हम पैसा बाहर लगाएंगे तो अपने को बाहर से जो है फॉरेन, क्योंकि बाहर अगर किसी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो वहां से अपने को फॉरेन इनकम मिलेगा, ठीक है। तो पहला फायदा तो ये होगा, इनफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, मतलब बाहर पैसा लगाएंगे तो बाहर से इनकम रिसीव होगा। दूसरा, एफडीआई जो है वो क्या हो? एफडीआई से जो है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी। अगर हम बाहर पैसा लगाएंगे, बाहर कहीं पे जो है वो क्या करेंगे? कंपनी ओपन करेंगे तो इंडिया से मशीन को भी लेके जाएंगे वहां पे, तो हमारा मशीन का जो एक्सपोर्ट है, कैपिटल गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा, जब हम बाहर जाके काम करेंगे तो वहां से जो है नई चीजें सीखेंगे तो हमारी जो लर्निंग स्किल्स है वो क्या हो जाएंगी? डेवलप हो जाएगी। लेकिन नुकसान क्या क्या है? सबसे पहले नुकसान ये, अगर हम बाहर जाके सामान करेंगे तो इसका मतलब जो पहले हम इंडिया में सामान बना के और बाहर बेचते थे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता था, लेकिन अब हमने बाहर ही चले गए हैं तो इसका मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया, तो यहां पे जो वो क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा जो है हमारा जो करंट अकाउंट पोजीशन है, जो पहले क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते थे तो करंट अकाउंट हमारा पॉजिटिव रहता था, लेकिन अब हम बाहर ही चलेंगे सीधा तो हमारा करंट अकाउंट के ऊपर उसका बैड इंपैक्ट पड़ेगा।
अब जिस कंट्री में हमने जो है वो क्या किया है, एफडीआई लगाया, उस कंट्री को बोलता है होस्ट कंट्री, ठीक है ना। उसको क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहला ये रिसोर्स उसको मिल जाएगा, दूसरे नंबर पे वहां पे, अब वहां पे काम होगा तो एम्प्लॉयमेंट जो वहां पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन उनको नुकसान जो है वो क्या, सबसे पहले कंपटीशन बहुत ही हार्ड हो जाएगा। क्यों, अगर हम बाहर जाके काम करेंगे बाहर के देश में, तो वहां की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, क्या हम उसके साथ कंपीट करेंगे, यस, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा। कैसे, अगर हम बाहर जाएंगे, बाहर जाके सामान बना बना के और बेचें, तो अब क्या होगा, वहां से जो हम इनकम कमाएंगे हम अपनी कंट्री भेजेंगे, यस, तो उनका हमारे लिए तो इनफ्लो जाएगा, नहीं, उनके लिए आउटफ्लो हो जाएगा। तो ये भी एक इनके लिए जो है वो क्या रहेगा, नुकसान रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और टैरिफ अगर लो है तो आप एक्सपोर्ट करो, आपको जो है एफडीआई लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सामान को बना के बाहर भेजने का अगर खर्चा जो है ज्यादा है, तो हम ये देखेंगे कि क्या लाइसेंसिंग कर सकते हैं। अगर लाइसेंसिंग इजीली कर सकते हो तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो एफडीआई कर दो, अगर लाइसेंसिंग नहीं कर सकते। अगर लाइसेंसिंग कर सकते हैं और आपको लगता है कि फॉरेन जो गवर्नमेंट है आपकी जो नो हाउ है उसको सेफ गार्ड भी करेगी, अगर करेगी, मान लीजिए अगर आपको लगता है कि अगर वो टाइट कंट्रोल जो है फॉरेन ऑपरेशन के, अगर आप टाइट कंट्रोल चाहते हो तो आपको एफडीआई करना, क्योंकि खुद ही मतलब वहां पे जाकर और काम करना। अगर नहीं चाहते तो फिर आप ये देखो कि क्या आपका लाइसेंसिंग जो वो प्रोटेक्टेड रहेगा, अगर रहेगा तो लाइसेंसिंग करता, नहीं तो एफडीआई ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब आइए चैप्टर नंबर सेकंड पे। चैप्टर सेकंड है आपका थ्योरीज का, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो देखो यहां पे बेसिकली बात की जाएगी आइडियोलॉजी का। जब इंटरनेशनल ट्रेड होना स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में लोगों का जो है वो व्यू क्या था, बाद में धीरे धीरे जो है वो माइंडसेट लोगों का जो है वो क्या हुआ, चेंज हुआ। सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास में यहाँ पे थ्योरी आ रही है, उस थ्योरी का नाम जो है वो है आपका थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म जो है वो ये बोलती है कि हर नेशन जो है उसका फोकस रहता है अपनी वेल्थ को क्या करने पर, इंक्रीज करने पर, और उसको जो उसके लिए वो क्या करता है, एक्सपोर्ट को लगातार क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इंपोर्ट को लगातार क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा। तो बोलते हैं थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म एट्रीब्यूट और मेजर करता है वेल्थ ऑफ नेशन। कैसे, ये बोलता है कि एक नेशन की वेल्थ पता चलेगी कि उसके पास में मेटल करेंसी जो है, गोल्ड सिल्वर, वो उसका कितना रिजर्व उसके पास में क्या है, अवेलेबल है। जितना ज्यादा रिजर्व आपके पास में क्या होगा, अवेलेबल होगा, उतना आपका जो वेल्थ है हम ये मानेंगे उतनी क्या है, ज्यादा। अब रिजर्व को ज्यादा करने के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है कि आप या तो एक्सपोर्ट को बढ़ाओ या फिर इंपोर्ट बिल्कुल ही क्या कर लो, कम कर लो, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो है उसको मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है उनको हम मानते थे करेंसी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नेशन जो है एक्यूमुलेट करेगा फाइनेंशियल वेल्थ को इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड बाय एनकरेजिंग द एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग द इंपोर्ट। थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म का जो फोकस है वो होता है किस पे, क्रिएटिंग द ट्रेड सरप्लस व्हिच इन टर्न कंट्रीब्यूट टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द नेशन वेल्थ बिटवीन द 16th एंड द 19th सेंचुरी। यूरोपियन जो कॉलोनियल पावर है वो एक्टिवली परस्यू करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को टू इंक्रीज द ट्रेजरी ऑफ goods which were in turn invested to build a powerful army and infrastructure। तो मोटा मोटी अगर बात करेंगे थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म, तो ये क्या बोलता है, थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म का एक और नाम है थ्योरी ऑफ कोलबर्टिज्म, ठीक है। ये थ्योरी ये बोलता है इसका मेन फोकस किस पे है, टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज द इंपोर्ट। मतलब हम एक्सपोर्ट लगातार बढ़ाना चाहते हैं, इंपोर्ट बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये हमारा जो है वो क्या होता है, मेन एम होता है किसका, थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म का। याद रखो, ओके जी। अब ये थ्योरी ये बोलती है कि कुछ भी करके हम एक्सपोर्ट सरप्लस बढ़ाना चाहते हैं। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब जो है वो ये है कि हम जो है वो ये चाहते हैं कि जो उस टाइम पे तो करेंसी चलती नहीं, उस टाइम पे करेंसी के नाम पे हमारे पास में जो है वो क्या होते थे, सोने के और चांदी के सिक्के। तो हर कंट्री ये चाहती थी कि वो मेटल करेंसी का जो रिजर्व है उनको क्या बढ़ाना चाहती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वहां पे आया था थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म, ठीक है। इसके बाद अगला जो थ्योरी है उस थ्योरी को बोलते हैं हम लोग क्या, थ्योरी ऑफ, अच्छा इससे पहले ये देख लेना, ये जो थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म है ये जीरो सम गेम है, इसमें एक का फायदा होगा, दूसरे का क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। अच्छा, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, एडम स्मिथ ने ये थ्योरी प्रोवाइड किया, और एडम स्मिथ ने ये बोला कि देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर तो हर कोई ये सोचेगा, तो फिर इंपोर्ट कोई करेगा नहीं, तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड तो आपको करना पड़ेगा। अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है हम कौन सा गुड्स को बना के आगे क्या करें, एक्सपोर्ट करें और किनका इंपोर्ट करें। तो एडम स्मिथ ने वहां पे जो है वो थ्योरी दिया, थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तो उन्होंने अपनी एक किताब भी छापी थी, ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ ए नेशन के बारे में, ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज एंड द नेचर ऑफ द वेल्थ ऑफ ए नेशन। ये उन्होंने 1776 में एक बुक छापी थी, उसके अंदर उन्होंने जो है वो जिक्र किया था इसका एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का। तो कौन से गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, तो ये बोलते हैं जिस गुड्स को बनाने में आपके पास में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो उस गुड्स को तो बना के क्या करना, एक्सपोर्ट, और बाकी गुड्स को क्या करना, इंपोर्ट। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या है, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब यह है कि अगर मेरे पास में एबिलिटी है कि मैं औरों से सस्ती गुड्स बना सकता हूं और अच्छी गुड्स बना सकता हूं, कम रेट पे और बेटर गुड्स बना सकता हूं, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मान लो मेरे पास में दो गुड्स है, ये एक पेन है और एक
रिमोट है, ठीक है। अगर मेरे पास ये एडवांटेज है कि मैं इस पेन को आप सबसे अच्छा बना सकता हूं और सस्ता बना सकता हूं, तो मैं बोलूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, इसको बना बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए और इसका क्या, इंपोर्ट करना चाहिए। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो क्या होती है, एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब एवरी कंट्री शुड स्पेशलाइज, हर कंट्री को स्पेशलाइज होना चाहिए इन प्रोड्यूसिंग दोस प्रोडक्ट व्हिच इट कैन प्रोड्यूस एट द लेस कॉस्ट देन दैट ऑफ द अदर कंट्री एंड एक्सचेंज दिस प्रोडक्ट विद अदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस चीपली बाय अदर कंट्री। ट्रेड बिटवीन टू कंट्री टेक प्लेस व्हेन वन कंट्री प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट एट ए लेस कॉस्ट देन दैट ऑफ द अनदर कंट्री एंड दैट अनदर कंट्री हैज ए एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर द फर्स्ट कंट्री इन प्रोड्यूसिंग इन एनी अदर प्रोडक्ट। तो अगर मेरे को एडवांटेज है इसमें तो मैं ये बना बना के आपको बेचूंगा, आपको एडवांटेज है इसमें तो आप ये बना बना के मुझे बेचना। तो इस तरीके से जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब असम्पशन क्या थी इस थ्योरी की, ये थ्योरी की असम्पशन थी सबसे पहला कि ट्रेड जो है वो दो ही कंट्री के बीच में होगा, दूसरा एक ही कमोडिटी होगी, ओनली सिर्फ दो ही कमोडिटी होगी जिनमें ट्रेड होगा और फ्री ट्रेड एग्जिस्ट करेगा और एक ही एलिमेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, वो क्या रहेगी, लेबर रहेगी, ठीक है जी। अब इसके इंप्लीकेशन क्या थे इस थ्योरी का, इंप्लीकेशन ये था कि ट्रेडिंग के जरिए दोनों कंट्री जो है वो है उनका जो क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर मैं अब मेरा फोकस पहले मुझे मजबूरी में दोनों बनाने पड़ रहे थे, अब लेकिन अगर मान लो मेरी एडवांटेज इसमें मैं सिर्फ यही बनाऊंगा तो फिर क्या होगा, तो मैं सारे रिसोर्स अगर इसके ऊपर लगाऊंगा तो मैं ज्यादा इसका प्रोडक्शन कर पाऊंगा। और पहले आप भी ये दोनों बना रहे थे लेकिन आपके एडवांटेज इसमें थे, अब आप ये तो मुझसे ले लोगे लेकिन अगर रिमोट के ऊपर पूरे अपने रिसोर्स लगाओगे तो रिमोट का प्रोडक्शन आप क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो ये बोलता है अगर मान लो आप एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के बेस पर काम करते हो तो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो है वो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। दूसरा लिविंग स्टैंडर्ड जो है लोगों का वो भी बढ़ जाएगा। तीसरा इनएफिशिएंसी जो थी वो क्या हो जाएगी, अवॉइड हो जाएगी, क्योंकि अब आपको रिमोट बनाने की जरूरत नहीं है, आप पूरा फोकस पेन के ऊपर रखो। और ग्लोबल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ग्लोबल लेवल प्रोडक्टिविटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इस थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म है। सबसे पहला बोलता है कोई एब्सोल्यूट एडवांटेज, अगर मान लो किसी कंट्री को कोई एब्सोल्यूट एडवांटेज ना हो तो। दूसरा कंट्री साइज भी जो है वो क्या करता है, वेरी करता है, इसमें तो मान लिया कंट्री साइज वेरी नहीं करता। तीसरा वैरायटी होती है किसमें, रिसोर्सेज में। चौथा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होती है जबकि ये मानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती। फिर स्केल ऑफ बिजनेस, कई बार ऐसा होता है लार्ज स्केल पर अगर हम काम करते हैं तो चाहे एडवांटेज ना हो तो भी हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो क्या आती है, कम आती है। तो ये इसकी जो है वो क्या कुछ क्रिटिसिज्म है। इसके बाद तीसरा थ्योरी है, तीसरा थ्योरी का नाम जो है वो है क्या, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। एडम स्मिथ ने ये बोला था कि जिसमें आपके एडवांटेज है उसको बना बना के बेचना और जिसमें आपकी डिसएडवांटेज है उसको क्या करना, परचेज करना। एडम स्मिथ ने जो बात बोली थी अब उसको विरोध किया किसने, डेविड रिकार्डो ने। उसने अपना एक थ्योरी दिया, थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ये बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि एक नेशन है उसकी किसी में भी एडवांटेज है तो वो क्या करेगा। तो इसने बताया कंपैरेटिव एडवांटेज को डिफाइन किया एज ए इनएबिलिटी कि एक नेशन जो है वो दोनों गुड्स को बनाने में इनेबल है, ना तो मैं ये अच्छा बना सकता ना मैं ये अच्छा बना सकता, अब मैं क्या करूं। तो ये बोलता है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ये बोलता है कि अब आप ये देखो, आप वैसे तो दोनों गुड्स को बनाने में पुअर हो दूसरे नेशन के मुकाबले, अब आप दूसरे से कंपैरिजन बंद करो, आप खुद का कंपैरिजन करो कि आप इस गुड्स को बनाने में ठीक हो या इसको बनाने में ठीक हो। दूसरों के मुकाबले तो आप दोनों गुड्स में बेकार हो, लेकिन आपको काम तो करना ही है और काम करना है तो अब आप क्या बना बना के बेचोगे। तो आप एक काम करो, इन दोनों का आपस में जो है वो क्या करो, कंपैरिजन करो, देखो किसमें आपको डिसएडवांटेज कम है। तो अगर मान लो आपको लगता है इसमें डिसएडवांटेज कम है, मैं हूं दोनों को बनाने में बेकार हूं, लेकिन अगर मैं इसको बनाऊंगा तो कुछ हद तक ठीक रहेगा, तो आपको क्या करना चाहिए, अपना रिसोर्स ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहां पे आपको डिसएडवांटेज क्या हो, कम हो। तो क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज डिफाइन करता है ऐसे इनएबिलिटी एक नेशन की टू प्रोड्यूस ए गुड्स मोर एफिशिएंटली देन एनी अदर नेशन, लेकिन उसकी एबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस करेगा उस गुड्स को मोर एफिशिएंटली कंपेयर टू द अदर गुड्स। दस द कंट्री मे बी एट द एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स कमोडिटी, बट एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज जिसमें लोअर होगी, ठीक है, तो उसको वो सामान को बना बना के बेचना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। इसके बाद में है जी इसके क्रिटिसिज्म। सबसे पहला ये भी वही असम्पशन लेके चलते हैं, दो कंट्री हैं लेकिन दो से ज्यादा कंट्री में ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को नहीं मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दो ही प्रोडक्ट को लेके चलता है लेकिन मोर देन 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेके चलता है लेकिन ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात की जाती है बट हमेशा सारी इकोनॉमी एफिशिएंट हो ऐसा नहीं है। या ये डिवीजन ऑफ गेन की बात करता है जबकि पॉसिबल नहीं है। ये फैक्टर मोबिलिटी की बात करता है जबकि ऐसा नहीं होता, सारे फैक्टर मोबाइल हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगला थ्योरी है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी जो वो दिया हेक्सर ओलिन ने, और ये क्या बोलता है, ये बोलता है आपको ऐसे सामान को बना बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए जिस सामान को बनाने के लिए आपके पास जो अबंडेंट गुड्स पड़ी है, अबंडेंट जो रिसोर्स है उनका यूज हो जाए। मतलब जो सामान को बनाने में आपके पास रिसोर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है उनको बना बना के क्या करो, एक्सपोर्ट करो, और बाकी को क्या करो, इंपोर्ट करो। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए नेशन विल एक्सपोर्ट, एक नेशन एक्सपोर्ट करेगा ऐसे कमोडिटी को जिनके प्रोडक्शन के लिए जरूरी है इंटेंसिव यूज ऑफ द नेशन रिलेटिवली अबंडेंट एंड द चीप
फैक्टर। तो ऐसे गुड्स जिसको बनाने में, जैसे मान लो इसको बनाने में चाहिए लेबर, इसको बनाने में चाहिए कैपिटल, और आपके पास लेबर बहुत ज्यादा है, तो आपको ऐसे गुड्स बनाने चाहिए जिसमें आपके लेबर सारे के सारे यूज हो जाए। तो जो रिसोर्स आपके पास अबंडेंट अमाउंट के अंदर अवेलेबल है, उस रिसोर्स को आपको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी यही बोलता है। तो एक नेशन जो है उसको क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए ऐसी कमोडिटी को जिसका प्रोडक्शन में जरूरी है इंटेंसिव यूज ऑफ द थ्योरी नेशन रिलेटिव अबंडेंट एंड द चीफ फैक्टर, एंड इंपोर्ट करना चाहिए ऐसी कमोडिटी को जिसके प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है आपका स्कार्स रिसोर्सेज। तो ऐसे सामान को जिसके मतलब ऐसे गुड्स से जिनको बनाने में आपको जो आपके पास जो रिसोर्स है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उनको बनाने की जरूरत है, उनको बाहर से इंपोर्ट करना, और जो रिसोर्स आपके पास बहुत सारे पड़े हैं तो उन रिसोर्स को यूज करके ऐसे गुड्स को बनाना जहां पे आपका सारा रिसोर्स यूटिलाइज हो जाए। इसके बाद अगला जो थ्योरी आया था, अगली थ्योरी है आपका लियोन्टिफ पैराडॉक्स। ये थ्योरी नहीं था, ये बेसिकली पैराडॉक्स था। जो फैक्टर एंड मोमेंट थ्योरी है वो क्या बोलती है कि लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी को लेबर इंटेंसिव गुड्स को बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए, और कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसने ये देखा कि यूएस उल्टा करा था। यूएस से जो कि कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी था वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को बना के एक्सपोर्ट करता और कैपिटल इंटेंसिव का इंपोर्ट कर रहा था। इसके बाद आया न्यू फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। जो न्यू फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि सिर्फ अबंडेंस अमाउंट के अंदर फैक्टर अवेलेबल होना जरूरी नहीं है, फैक्टर अबंडेंस तो होना चाहिए लेकिन साथ में उनके अंदर क्वालिटी भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी भी जो है वो भी मैनिफेस्ट करती है। फिर कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी जो है वो स्टेफन बी लिंडर ने ये बोला कि जितना मतलब अगर दो नेशन की दो अलग अलग कंट्री है, जितना उनका डिमांड पैटर्न जो है वो क्या होगा, सिमिलर होगा, उनका उतना ही इनका आपस में किया हुआ जो ट्रेड है वो क्या रहेगा, आपका ज्यादा रहेगा। मतलब दो नेशन ऐसे हैं जिनका डिमांड पैटर्न क्या सेम है, जिनकी डिमांड जो है वो एक जैसी है, जिनका मतलब कंट्री में सिमिलरिटी है, तो उनका आपस में जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होगा, ज्यादा। और अगर मान लो दो ऐसे नेशन है जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं खाता, तो उनका इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है ना। आप सिमिलरिटी हो सकते हैं, सिमिलरिटी ऑफ लोकेशन, कल्चर भी सिमिलर हो सकता है, एंड सिमिलरिटी ऑफ पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। फिर है न्यू ट्रेड थ्योरी। न्यू ट्रेड थ्योरी जो है वो ये बोलता है कि जो नेशन जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या होगा, एंगेज होगा, उसको इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों तरह की इकोनॉमी जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आपका इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इंटरनेशनल पीएलसी जो है वो बात करता है किसके बारे में, ये बोलता है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी जब आप सामान को बनाते हो तो आपका जो सामान है वो 4 स्टेजेस से होकर जो है वो गुजरता है। सबसे पहले जो है वो क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा, फिर उसमें ग्रोथ होगा, फिर मैच्योरिटी आएगा, और लास्ट में जो है वो क्या होगा, डिक्लाइन। तो यहां पे बेसिकली जो वो क्या बोलते हैं कि जब भी नया प्रोडक्ट आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन जब स्टेज आएगा ना, तो प्रोडक्शन जो है वो कहां पे होगा, इनोवेटिव नेशन में होगा। ठीक है, मार्केट भी आप सामान को बेचोगे कहां पे, आप अपनी कंट्री में जो है वो क्या करोगे, बेचोगे, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, और ये कंपीटिटिव फैक्टर है और ये प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है। मेन जो बातें हैं इसमें ये दो ही है, कौन कौन सा, प्रोडक्ट लोकेशन और मार्केट लोकेशन। जब आपका जो प्रोडक्ट है वो ग्रोथ स्टेज में जाएगा तो अब प्रोडक्शन जो वो कहां होगा, इनोवेटिंग कंट्रीज में और अदर इंडस्ट्रियल कंट्री में भी होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट लोकेशन क्या रहेगी, मेनली इंडस्ट्रियल कंट्रीज के अंदर आपका सामान जो है वो बिकना स्टार्ट हो जाएगा। और जो एक्सपोर्ट है अब वो फॉरेन प्रोडक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, शिफ्ट। पहले आप सामान खुद बना रहे थे और अब जो है वो क्या होगा, मतलब सामान बना के एक्सपोर्ट करते थे, अब जो है फॉरेन के कंट्री जो है वो खुद ही प्रोडक्शन करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो आपका जो एक्सपोर्ट है वो अब शिफ्ट हो जाएगा। मैच्योरिटी की जब पोजीशन आएगी तो वहां पे प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, मल्टीपल कंट्री में प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो मार्केट लोकेशन है वो जो लीस्ट डेवलप कंट्री है वहां पे अब वो सामान बिकना स्टार्ट हो जाएगा। और जब डिक्लाइनिंग स्टेज आएगा तो प्रोडक्शन कहां होगा, एलडीसी में प्रोडक्शन होगा, और मार्केट लोकेशन भी जनरली क्या रहेगी, एलडीसी रहेगी। इसके बाद है जी अगला ग्लोबल स्ट्रेटजी। ग्लोबल स्ट्रेटजिक राइवलरी थ्योरी जो है वो क्या बोलती है, ग्लोबल स्ट्रेटजिक राइवलरी थ्योरी जो है वो ये बोलती है कि हम ये मानते हैं, हम अभी तक बात करते हैं कंट्री का, लेकिन कंट्री नहीं, जो भी ट्रेड जो था वो तो कंपनीज करती हैं। और कौन सी कंपनी जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो है वो विजय प्राप्त करेगी, जिसके पास में जो है ये कुछ एडवांटेज ये होगा, क्या बोलते हैं, अगर मान लो आपके पास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, आपके पास में आपने जो है वो R&D में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके पास लार्ज स्केल इकोनॉमीज है, ठीक है, या एक्सपीरियंस करके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको जो है वो क्या मिलेगा, आप अपने राइवल्स के मुकाबले जो है वो क्या हो जाएंगे, आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो बोलते हैं एमएनसी एक्वायर और डेवलप करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज करने के लिए those of their rival and or the other leverage over their rival in the process of globalizing their operation। तो क्या बोलते हैं, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो वो एक्वायर करते हैं, डेवलप करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्यों, कैसे, न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने राइवल को। ठीक है ना, तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमको जो वो क्या मिले, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले दूसरे के मुकाबले। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको दूसरे के मुकाबले कब मिलेगा, अगर आपके पास में कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, अगर आपने R&D में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आपने जो है आपको लार्ज स्केल इकोनॉमी से रिसीव हो रहा है, या अगर आपने एक्सपीरियंस कर्व को आप उसका प्रॉपर यूज कर रहे हो।
इसके बाद थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, माइकल पोर्टर ने थ्योरी को जो है वो प्रोपाउंड किया, और ये थ्योरी जो फोकस करती है होम एनवायरनमेंट पे। ये बोलता है कि कुछ फैक्टर है, अगर वो फैक्टर अगर आपके क्या है फेवर के अंदर है, तो आपका इंटरनेशनल ट्रेड में आपको बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। वो क्या क्या, सबसे पहला इनपुट कंडीशन, अगर मान लो आपको अपनी कंट्री के अंदर सारे इनपुट अवेलेबल हो जाते हैं, तो आपका इंटरनेशनल ट्रेड जो वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। दूसरा जो है वो क्या, डिमांड कंडीशन, अगर मान लो जितना डिमांड कंडीशन आपकी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी डिमांड कंडीशन जितनी अच्छी रहेगी, उतना आपके पास रिजर्व क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। रिलेटेड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, अगर रिलेटेड और सपोर्टिंग इंडस्ट्री आपके नेशन के अंदर ही क्या है, एस्टेब्लिश है, हर चीज आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाती है, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपका ट्रेड क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। और फॉर्म स्ट्रेटजी, अगर आपकी फॉर्म की स्ट्रेटजी राइवल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही क्या बढ़िया है, तो फिर आपका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ट्रेड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये चार जो थे ये बेसिकली क्या है, ये होम कंट्री के फैक्टर्स हैं जो अगर आपके फेवर में होंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में आपका ट्रेड क्या रहेगा, सही रहेगा। उसके अलावा दो एक्स्ट्रा फैक्टर हो रहा है, एक है रोल चांस और एक है क्या, गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट आपके फेवर के में है, या अगर मान लो मानसून सही हो रहा है, तो अगर होम फैक्टर डोमेस्टिक फैक्टर अगर आपको फेवर करेंगे, तो बट नेचुरली कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप आराम से जीत जाओगे। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक में ये गेन फ्रॉम ट्रेड हमने पढ़ा था। गेन फ्रॉम ट्रेड का मतलब जो है वो जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में काम करना स्टार्ट करते हो, तो आपको जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड से फायदा मिलेगा। वो फायदा दो तरीके का, एक होगा स्टैटिक गेन जो वन टाइम होगा, एक होगा डायनामिक जो आपको लाइफ टाइम या रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, टर्म ऑफ ट्रेड जो इंडेक्स बनता है वो तीन तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड इंडेक्स, एक होता है ग्रोस बार्टर, एक है इनकम। नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड के अंदर जो है वो कैसे निकालते हैं, इसमें हम जो है वो कैसे निकालते हैं इसको इंडेक्स को, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स अपॉन में इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स। ग्रोस बार्टर टर्म ऑफ इंडेक्स को कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट ग्रोस आ गया तो क्वांटिटी से रट्टा मार लेना, एक्सपोर्ट क्वांटिटी इंडेक्स अपॉन में इंपोर्ट क्वांटिटी। और इनकम बार्टर टर्म ऑफ इंडेक्स निकालते हैं, तो इसमें ये कैसे निकालेंगे, नेट बार्टर टर्म ऑफ इंडेक्स ले लो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्स ऑफ साइज ऑफ एक्सपोर्ट से। तो नेट बार्टर टर्म ऑफ इंडेक्स को अगर आप जो है वो एक्सपोर्ट प्राइस से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो निकल के आएगा इनकम बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड। ठीक है, इसके बाद हैबलर अपॉर्चुनिटी थ्योरी जो है ये किसने दिया, गोटफ्राइड हैबलर ने दिया था। और ये क्या बोलता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या होगा, तो किसी भी सामान को बनाने की जो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कमोडिटी, वो क्या आएगा कि उसको बनाने के लिए हमने दूसरा प्रोडक्शन जो छोड़ा है, दूसरे गुड्स का जो प्रोडक्शन हमने त्याग कर दिया, उसकी जो बेनिफिट था वो जो हमने छोड़ दिया, वो हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कमोडिटी जो वो क्या आएगा, प्रोडक्शन दैट हैज टू बी फोरगॉन फॉर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी। और इसके बाद अगला जो थ्योरी है वो है कौन सा, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। ये दिया था किसने, जेएस मिल ने। और रेसिप्रोकल डिमांड जो क्या है, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट एट ए कंट्री वुड ऑफर, मतलब आपने अगर बाहर से कोई सामान जो है वो क्या क्या इंपोर्ट किया, उसके बदले में आप अपने कितने गुड्स को क्या करते हो, एक्सपोर्ट के लिए ऑफर करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेसिप्रोकल डिमांड। ओके जी सर, ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 2। आइए अब जो है हम करते हैं हमारे आज का लास्ट चैप्टर जो है अपना चैप्टर नंबर 4, डेट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात करते हैं, छोटा सा चैप्टर है और कई बार क्वेश्चन आता भी है यहां से। बैलेंस ऑफ पेमेंट पहली बात तो है क्या, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक डबल एंट्री सिस्टम है जिसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है जो भी हमारी फॉरेन ट्रांजेक्शन है, मतलब एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जो कोई भी पूरे साल के अंदर फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन होती है, उन सबकी रिकॉर्डिंग जिस बुक में की जाती है उस बुक को बोलते हैं हम लोग क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक किताब है जहां पे बेसिकली हम लोग जो क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं कि हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विदेशों के साथ में जो है, विदेशी गवर्नमेंट के साथ में जो है, या विदेशी लोगों के साथ में जो कोई भी फाइनेंशियल नेचर की क्या करी है, ट्रांजैक्शन करी है, उस सभी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग जिस बुक में किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली क्या, ऑल रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ द। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो है वो क्या क्या दिखाया जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बताएगा आपको किसके बारे में, कि आपको पूरे साल के अंदर जो है जो आपने गुड्स या सर्विस को क्या किया, एक्सपोर्ट किया, वहां से कितना पैसा आपको मिला। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली बताएगा आपको कि कितना कैपिटल जो है वो आप क्या हुआ, रिसीव हुआ बाय द रेसिडेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के जरिए बताया जाएगा कि कितना पेमेंट आपने जो वो किया रेसिडेंट को ड्यू टू गुड्स इंपोर्ट एंड द सर्विस रिसीव फ्रॉम एंड कैपिटल इन ट्रांसफर टू नॉन रेजिडेंट फॉरेनर, भाई कितना पैसा बाहर से आया और कितना पैसा बाहर को गया, ये सब चीजों के लिए जो है एक ब्यौरा जो है वो पेश करेगा, वो कौन करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो वो क्या है, एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है बेसिकली, ठीक है, एक गिवन पीरियड के लिए स्टेटमेंट है, मतलब अकाउंट नहीं है, अकाउंट होता है जिसके दो साइड होगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है जो बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर पीरियड का, मतलब एक साल का डेटा शो करेगा, किसके रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन इन गुड्स एंड सर्विस एंड इनकम बिटवीन एन इकोनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब इंडियन इकोनॉमी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है गुड्स या सर्विसेज में, इनकम के बीच में, उस सबका ब्यौरा जो है वो लिखा जाएगा कहां पे, आपका स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में। दूसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है जो आपको शो करेगा क्या, चेंज इन ओनरशिप। आपके पास में जो एसेट्स थी, आपने उस एसेट को बेच दिया या आपने दूसरे कंट्री के अंदर कोई एसेट्स को क्या कर लिया, खरीद लिया, तो ओनरशिप जो है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। उस ओनरशिप का जो चेंज हुआ है, जो ओनरशिप में चेंज हुआ, उसका ब्यौरा जो है वो शो करेगा कौन, बैलेंस ऑफ
पेमेंट। ठीक है, अब यहां पे दो आएगा, एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बहुत ही वाइड टर्म है और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पार्ट है किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बेसिकली ये बताएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस में इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली जो बताएगा कि आपने पूरे साल में कितने गुड्स का जो है वो क्या किया, एक्सपोर्ट किया, और कितने गुड्स का क्या किया, इंपोर्ट किया। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो डिफरेंस है वो कौन सा आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, चलो जी आगे। अब बात करते हैं आपके किसका, कंपोनेंट का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो है वो कंपोनेंट बेसिकली चार तरह के अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, एक है आपका कैपिटल अकाउंट, एक होगा आपका यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट और एक है कौन सा, ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। सबसे पहले नंबर पे आएगा क्या, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो है उसके अंदर दो तरह के आइटम देखने को मिलेगा, एक होगा विजिबल आइटम, एक होगा क्या, इनविजिबल। इनविजिबल के अंदर बेसिकली क्या हो गया आपका, जैसे सर्विसेज हो गया, फैक्टर पेमेंट हो गया, यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गया, ये सब। और विजिबल आइटम के अंदर जो है वो बेसिकली क्या आएगा, गुड्स या सर्विस, गुड्स का बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है ना। तो करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट के अंदर विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आएगा, एंड इनविजिबल आइटम लाइक रिसीट एंड पेमेंट फॉर द वेरियस सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, ट्रेवल एक्सेट्रा। जो करंट अकाउंट है उसके अंदर आपको क्रेडिट और डेबिट दोनों चीजें देखने को मिलेगी। क्रेडिट के अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, क्रेडिट बताएगा कि आपने कितने गुड्स का या सर्विसेज का क्या किया, एक्सपोर्ट किया, और डेबिट बताएगा कितने गुड्स और सर्विस का आपने जो है वो क्या किया, इंपोर्ट किया। ठीक है, फिर आएगा आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर बेसिकली आपको जो है वो तीन तरीके की कैपिटल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको प्राइवेट कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल जो है तीनों देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक है यूनिलेटरल जो है वो ट्रांसफर अकाउंट। यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट बेसिकली वैसे पार्ट होता है किसका, आपका जो करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट के अंदर इसको जो है वो दिखाया जाता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर से होती है। ये बेसिकली क्या होती है, जिनका एक तरफा प्रभाव होता है। जैसे अगर मान लो कि नेपाल के अंदर वो बाढ़ आ गई थी, तो हमारे नेशन ने जो है उनको जो है कुछ सामान जो है वो गिफ्ट के तौर पे दिया। ठीक है, तो वो क्या है बेसिकली यूनिलेटरल, जिसके बदले में कुछ भी आपको जो है वो रिसीव नहीं होगा। और एक होगा ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट के अंदर, जिसके अंदर आरबीआई जो है ऑफिशियली सेल परचेस करता है किसका, फॉरेन करेंसी का। ठीक है, या अदर रिजर्व का, क्या करने के लिए, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वेट करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑफिशियल सेटलमेंट। अब जो आपका कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी फ्लो होता है, ठीक है, पूरे साल में जो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो दो तरह की होती है, एक होती है एकोमोडेटिंग और एक होती है ऑटोनोमस। जो पूरे साल ट्रांजैक्शन चलती रहती है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस, जिसको अबव द लाइन भी बोलते हैं। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर होती रहती है। और एक होती है एकोमोडेटिंग, जो जानबूझ के की जाती है। अपना अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नेगेटिव हो गया, तो उस नेगेटिव इंपैक्ट को सही करने के लिए हम जानबूझ के जो लोन लेते हैं या जानबूझ के कैपिटल को हम क्या करते हैं, रेज करते हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो। तो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, जो जानबूझ के की जाती है, जो जानबूझ के करते हैं नेगेटिव बीओपी को क्या करने के लिए, सही करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एकोमोडेटिंग। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन थे वो दो तरह की, एक है आपका ऑटोनोमस और एक है कौन सा, एकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस जो अपने आप होते हैं इसको अबव द लाइन बोलते हैं, और एकोमोडेटिंग जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है, और फिर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ये क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट वो है जो अपना जो मॉनेटरी अथॉरिटी है या जो हमारी ऑफिशियल अथॉरिटी है, ठीक है, मॉनेटरी अथॉरिटी बोलते हो आरबीआई, वो क्या करता है, होल्ड करता है। ऑफिशियल रिजर्व के अंदर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा क्या, मॉनेटरी गोल्ड हो गया, एसडीआर हो गया, या फॉरेन करेंसी एसेट्स है, उनके रिजर्व जो हमारा आरबीआई मेंटेन करके चलता है उसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ओवरऑल बीओपी कैसे निकलता है, इसके अंदर हम लोग जो जोड़ते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट और कोई भी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, उन तीनों को जोड़ के फिर निकलता है अपना ओवरऑल बीओपी। अब बीओपी या तो होगा डिसइक्विलिब्रियम या फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अगर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों क्या बराबर है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम क्या है, जब फॉरेन करेंसी का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बराबर ना हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम दो तरीके का, या तो होगा पॉजिटिव या फिर क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब जो है वो क्या होता है, जब फॉरेन करेंसी का इनफ्लो इज ग्रेटर देन फॉरेन करेंसी आउटफ्लो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव। और जब फॉरेन करेंसी का इनफ्लो इज लेस देन फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेगेटिव। ठीक है जी। अब आएगा रीजन क्या है, कोजेस एंड काइंड जो है बीओपी डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला प्राइस चेंज। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि प्राइस चेंज हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के कारण, उसके कारण भी हमारा बीओपी जो है वो क्या होता है, एडवर्स हो जाता है। बिजनेस साइकिल्स के कारण भी कई बार ऐसा होता है कि मान लो अगर बूम का पीरियड आ गया तो इंपोर्ट हमारे बढ़ जाएंगे तो हमारा बीओपी जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब नेगेटिव में चला जाएगा। या अगर लंबे समय से जो हमारा बीओपी क्या नेगेटिव चल रहा है। स्ट्रक्चर, अगर आपने अपनी इकोनॉमी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर को जो है वो क्या चेंज किया, उसकी वजह से अगर आपका बीओपी नेगेटिव हो गया उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर डिसइक्विलिब्रियम। एक होता है टेम्पोरल। कई बार क्या होता है कि शॉर्ट के लिए हमारा बीओपी जो है वो क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेम्पोरल। तो आपका अगर बीओपी जो है वो क्या हो गया, एडवर्स हो गया, मतलब फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आपका कम है और फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो क्या है, ज्यादा है, तो उसको सही करने के लिए आपके पास में दो तरह के जो मेथड क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेजर और एक कौन सा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेजर के अंदर तो क्या है, एक्सचेंज पे कंट्रोल लगा दो, सीधा के सीधा आप इंपोर्ट के ऊपर क्या लगा दो, रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि भाई इंपोर्ट करना नहीं है, ताकि आउटफ्लो हो ही ना। ठीक है, और दूसरा जो है वो है इनडायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर बेसिकली आप दो मेथड लेके चलते हो, एक है इनकम रिलेटेड और दूसरा जो है वो क्या,
प्राइस रिलेटेड। इनकम रिलेटेड के अंदर आप जो है वो लेके चलोगे मॉनेटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आप जो है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बनाओगे जिससे क्रेडिट का जो फ्लो है वो क्या हो जाए, रुक जाए, मतलब कंट्री के अंदर जो पैसा ना आ जाए। या फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम लोग सरप्लस की बजटरी पॉलिसी जो बनाएंगे जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो खर्चा तो करेगी कम और गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट की इनकम जैसे टैक्स टूक्स जो है वो गवर्नमेंट लगाएगी ज्यादा। और दूसरा प्राइस रिलेटेड मेथड के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपनी करेंसी को क्या कर देंगे, डीवैल्यू कर देंगे, जिससे हमारी करेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, सस्ती होगी और हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आएगा जी आपका इंपोर्टेंस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंपोर्टेंस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपको हेल्प करता है क्या करने में, एनालाइज करने में बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक इकोनॉमी में एक अर्थव्यवस्था है उसका एक साल के अंदर कितना एक्सपोर्ट हुआ कितना इंपोर्ट हुआ, अगर इस चीज को आपने क्या करना है, उसको एनालाइज करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन को, तो उसको आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बीओपी। गवर्नमेंट जो है वो आप कुछ प्रोटेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट की मदद से गवर्नमेंट को पता चलता है कि कितना फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, जिसके कारण अगर इनफ्लो जो है वो कम हो रहा है और आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव मेजर लगाएगी जिसमें ताकि फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हमारा ज्यादा ना हो। अगर इकोनॉमी जो है उसको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इन द फॉर्म इंपोर्ट, तो गवर्नमेंट जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं अलग अलग पॉलिसी ऑन द बेस ऑफ द बीओपी। ठीक है, अगर कंट्री जो है उसका एक्सपोर्ट जो है वो ट्रेड लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट जो एडॉप्ट करेगी कुछ तरीके लाइक डीवैल्यूएशन ताकि एक्सपोर्ट और भी ज्यादा जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। गवर्नमेंट कैन आल्सो यूज कर सकते हैं इंडिकेशन ऑफ द बीओपी टू डिसर्न द स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड फॉर्मुलेट इट्स पॉलिसी टू इन्फ्लेशन कंट्रोल मॉनेटरी एंड द फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट जब कभी भी अपनी कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है तो उसके लिए वो पहले अपने बीओपी को जो है वो बीओपी को भी जो है वो रेफर करती है। ठीक है जी। अब बीओपी डिसइक्विलिब्रियम किस कारण से होता है, तीन कारण है, इकोनॉमिक वजह भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है और सोशियोलॉजिकल भी। इकोनॉमिक वजह के अंदर जैसे हो सकता है कि मान लो डेवलपमेंट की वजह से मान लो कई बार डिसइक्विलिब्रियम हो गया कि आपने खर्चा जो है कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा कर दिया, तो जिसके कारण जो है लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ गई तो लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो भी डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। साइक्लिकल भी हो सकता है एंड सेक्युलर, लंबे समय से भी हो सकता है कि लंबे समय से आपका बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में चलते आ रहा है, या आपने अपने अर्थव्यवस्था के अंदर को स्ट्रक्चर के अंदर क्या किया, चेंज किया, जिसके कारण आपका बीओपी जो है वो क्या हो गया, एडवर्स हो गया। कुछ पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं और कुछ हमारे सोशल रीजन भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने हमारा टेस्ट प्रेफरेंस जो वो क्या हो गया, चेंज हो गया, अब हम डोमेस्टिक गुड्स का यूज ना करके बाहर से गुड्स ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके कारण भी हमारा बीओपी जो है वो क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में आ गया, अब बीओपी को क्या करना है, ये जो डिसइक्विलिब्रियम है इसको क्या करना है, करेक्ट करना है। करेक्शन दो तरीके से, एक है ऑटोमेटिक और एक है अपने इच्छा से जो हम करते हैं। ऑटोमेटिक के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक करेक्शन के अंदर हम लोग जो है वो करते हैं जब प्राइस, इंटरेस्ट, इनकम या कैपिटल फ्लो इनमें अपने आप ही जो है वो क्या हो जाती है, एडजस्टमेंट होती है और जिसके कारण आपका जो बीओपी एडवर्स हो गया था वो सही हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑटोमेटिक करेक्शन। और एक होते हैं डेलिब्रेट करेक्शन। डेलिब्रेट करेक्शन के अंदर बेसिकली हम पढ़ते हैं क्या, डेलिब्रेट करेक्शन में तीन तरीके से, एक है मॉनेटरी मेजर जिसके अंदर गवर्नमेंट जो वो क्या करेगी, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन कर लेगी, ठीक है, दूसरा डिवैल्यूएशन भी कर सकते हैं और तीसरा एक्सचेंज पे कंट्रोल भी लगा सकते हैं। या मिसलेनियस के अंदर गवर्नमेंट जो लोन ले लेगी मान लो अपने बीओपी को ठीक करने के लिए, या इंसेंटिव जो है वो अपने को मिल जाएगा, या टूरिज्म को डेवलप करेंगे ताकि बाहर से लोग ज्यादा आए और हमारे पास में जो है वो हमको फॉरेन करेंसी क्या ज्यादा मिले, या फॉरेन रेमिटेंस के इंसेंटिव मिल सकता है, या हम इंपोर्ट को क्या कर ले, सब्सिडी कर ले। भाई अब पहले बाहर से सामान मंगाते थे, अब उसको ना मंगा के खुद बनाना शुरू कर दें। और ट्रेड मेजर के अंदर बेसिकली दो तरीके से, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को तो क्या करेगी, प्रमोट करेगी और इंपोर्ट को क्या करेगी, रोकेगी। ऐसा करके आपका जो एडवर्स बीओपी है आप उसको ठीक कर सकते हो। ओके जी सर, लो जी, ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 4। तो आज हमने जो है वो टोटल मिला के करे हैं हमारे 4 चैप्टर, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले पढ़ा चैप्टर नंबर 7 को, फिर हमने जो है वो पढ़ा चैप्टर नंबर 1, फिर पढ़ा चैप्टर नंबर 2 और फिर पढ़ा चैप्टर नंबर 4। ये चारों चैप्टर हमारे जो है वो हो गए हैं कंप्लीट। इसको आप कीजिए, रिमेनिंग 4 जो है वो करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अभी पहले इनकम टैक्स का जो हमारा एक पोर्शन बच गया वो मैं डाल दूंगा, फिर उसके बाद ये 4 चैप्टर जो इसके पेंडिंग है वो वाले हम कर लेंगे। ओके जी, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा। और अगर आप लोग दिसंबर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच है, अगर आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार के लिए ये करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।